बच्चा 41 फिजिकल नीड। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आसमान में सूरज चमक रहा था। आयशा अपनी दादी की गोद में सिर रखकर रो रही थी। आयशा अपनी दादी को बता रही थी रणविजय ने उसके साथ क्या क्या किया था। दादी आयशा के सिर पर हाथ फेर कर बोली, आशु बेटा जो हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम अपनी जॉब और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर आयशा अपनी दादी की गोद में ही सो जाती है। रोली भी आयशा के पेट पर सो रहा था। वही सिद्धि छुपकर आयशा और दादी की बात सुन रही थी। सिद्धि अपने आप से बोली, ये लड़की तो बहुत चालाक निकली, इतने डेंजरस आदमी के पंजे से बच गई। वही महेश ने रणविजय को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आयशा उनके पास आ गई है और उसको कौन छोड़ने आया था ये भी बताता है। वही अगले दिन आयशा रेडी होती है। आयशा ने येलो पिल्जो सूट पहना हुआ था और बालों में फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी और कानों में छोटे छोटे ईयर रिंग पहने हुए थे। आयशा अपनी नेचुरल ब्यूटी ही अप्सरा लग रही थी। आयशा रोली को दादी के पास छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आयशा ऑटो रिक्शा से ऑफिस जा रही थी। आयशा के चेहरे पर चमक थी। वो आज बहुत खुश थी। अब वो रणविजय की कैद से आजाद है। अब रणविजय उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं कर पाएगा। आयशा का ऑटो रिक्शा एक आलीशान चमचमाती बिल्डिंग के सामने रुकता है। आयशा ऑटो रिक्शा से उतरते हैं और मुस्कुराते हुए बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। आयशा रिसेप्शनिस्ट से बोली, हेलो मेरा नाम आयशा है। रिसेप्शनिस्ट आयशा का नाम सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपका ही वेट कर रही थी। ये रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर। आपको 51 फ्लोर पर रूम नंबर 5 में जाना है। आयशा अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर स्टाफ लिफ्ट से 51 फ्लोर पर पहुंच जाती है। आयशा लिफ्ट से निकलकर गहरी सांस खुद से बोली, आयशा अब तुझे बहुत मेहनत करनी है। फिर आयशा मुस्कुराते हुए रूम नंबर 5 के डोर पर नोक करके बोली, सर मे आई कम इन। कैबिन के अंदर से एक रौबदार आवाज आई, कम इन। आयशा कैबिन के अंदर जाती है और अपने सामने मौजूद आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। वो आदमी भी बदले में आयशा को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। वो आदमी आयशा से मुस्कुराते हुए पूछता है, मुझे तो लगा था तुम रोली को भी अपने साथ ऑफिस लेकर आओगी। आयशा प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, वैसे रोली किसके साथ भी जल्दी से इमोशनली अटैच नहीं होता, पर निखिल सर रोली आपसे बहुत कम वक्त में इमोशनली अटैच हो गया। वो तो मेरे साथ ऑफिस आना भी चाहता था, मैं उसे छुप कर आई हूँ। निखिल स्माइल करते हुए आयशा से बोला, आयशा अब तुम आजाद हो, तुम मन लगाकर मेहनत करना और तुम साथ में अपनी स्टडी भी शुरू कर सकती हो। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। निखिल आयशा से बोला, आयशा आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। निखिल आयशा को उसका काम समझने लगता है। तभी उन दोनों के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती है, ओ तो मेरी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है। निखिल रणविजय को देखकर बोला, यार पहले तुम मेरी बात सुन लो, उसके साथ जो बोलना है बोल सकते हो। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में निखिल से बोला, इस लड़की के लिए तुमने अपने बचपन के दोस्त की पीठ में खंजर भोंका। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी पीठ में खंजर नहीं भोंका, मैंने बस एक लड़की की मदद की है जिसके लिए इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। रणविजय निखिल को अपनी सर्द निगाहों से देखता है। तभी वहां प्रतीक भी आ जाता है और वो निखिल पर चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस लड़की की मदद करने की, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और तूने किससे पूछकर इस लड़की को कंपनी के पैसों में से 100 करोड़ रुपए दिए। निखिल रणविजय और प्रतीक के पास आकर बोला, तुम दोनों को आयशा से क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, मुझसे आयशा का हल देखा नहीं जाता था, बस इसलिए मैंने उसकी मदद की है। और ये पैसा मैंने आयशा को मुफ्त में नहीं दिया, मैंने आयशा को अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दी है जिसकी 1 मंथ की सैलरी 10 लाख रुपए है, तो मैंने आयशा को उसकी सैलरी एडवांस में ही दे दी। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, इस एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। निखिल हाँ में सिर हिलाकर बोला, आयशा एग्रीमेंट पर साइन कर देगी। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मैं फोन करके जब बुलाऊं तो मेरे कैबिन में एग्रीमेंट साइन करने आ जाना। रणविजय अपनी बात बोलकर प्रतीक के साथ वहां से चला जाता है। वही आयशा जो अब तक हिम्मत के साथ खड़ी थी, वो रणविजय के जाने के बाद निखिल की बाजू पकड़कर घबराई हुई आवाज में पूछती है, निखिल जी रणविजय जी किस एग्रीमेंट पर साइन करने को बोल रहे थे। निखिल आयशा के सिर पर प्यार से टप करके बोला, बूढ़ू लड़की डरने की जरूरत नहीं है, रणविजय जिस एग्रीमेंट की बात कर रहा है उसके अंदर बस यही लिखा होगा कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी एडवांस में दे दी गई है और जब तक तुम वो नहीं चुका देती तब तक तुम जॉब नहीं छोड़ सकती, तो अब ज्यादा मत डरो। आयशा घबराई हुई आवाज में बोली, मैं क्या करूं, मुझे रणविजय जी को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। फिर निखिल आयशा को कुछ काम देता है और आयशा काम में बिजी हो जाती है।
वही शाम का वक्त था। आयशा अभी भी निखिल के ही कैबिन में थी। तभी निखिल का फोन रिंग करता है। निखिल फोन रिसीव करता है। फोन की दूसरी तरफ से रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, सेंड आयशा टू माई कैबिन टू साइन द एग्रीमेंट। रणविजय अपनी बात बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। निखिल आयशा को रणविजय के कैबिन में लेकर आता है। रणविजय जो अपनी चेयर पर बैठा था और कठोर भाव के साथ आयशा को ही देख रहा था। आयशा रणविजय को देखकर काफी घबरा जाती है और फिर से निखिल की बाजू पकड़ लेती है। आयशा को निखिल की बाजू पकड़ हुआ देखकर रणविजय की माथे की नसें तन गई थी। प्रतीक जो रणविजय के डेस्क के पास खड़ा था, वो एक फाइल खोलकर आयशा से कड़क आवाज में बोला, इस एग्रीमेंट पर साइन करो। आयशा घबराई हुई आवाज में प्रतीक से बोली, क्या मैं एक बार एग्रीमेंट पढ़ सकती हूँ? रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, पैसे लेते वक्त तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा था। ये पैसा तुम्हें निखिल कहाँ से ले रहा है? और अब एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले तुम्हें एग्रीमेंट को रीड करना है। निखिल आयशा से बोला, आयशा रिलैक्स, एग्रीमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, साइन कर दो। आयशा निखिल के बोलने पर एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और फिर अचानक ही रणविजय जोर से हंसने लगता है। आयशा और निखिल रणविजय की यूं अचानक हंसने से शॉक्ड हो जाते हैं। प्रतीक निखिल से मुस्कुराते हुए बोला, निखिल तुमने तो इस लड़की को छोटी मुसीबत से निकलकर एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। निखिल हैरानी से प्रतीक को देखते हुए पूछता है, इस बात का क्या मतलब है? रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर हंसते हुए बोला, इस कंपनी का 60% का मालिक मैं हूँ। तुम और प्रतीक 20% के मालिक हो, तो कंपनी पर ज्यादा हक मेरा है। और आयशा को तुमने उसकी 85 साल की सैलरी पहले ही दे दी है, तो आयशा आज अब भी मेरी कैद में ही है। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार रणविजय प्लीज आयशा को जाने दो। रणविजय निखिल की बात इग्नोर करके आयशा के पास आता है और आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगा था मेरी दोस्त को अपने भोलेपन के नाटक में फंस कर तुम मेरे चुंगल से निकल जाओगी? तो उसका जवाब है ना। पहले अगर तुम भाग भी जाती तो मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था कि मैंने तुम्हें 50 करोड़ में खरीदा है, पर अब मेरे पास लीगल प्रूफ है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी 85 साल की सैलरी पहले ही दे दी है। और अगर इस एग्रीमेंट में मौजूद रूल तुमने तोड़े तो फिर तुम्हारी पूरी फैमिली जेल जाओगे। आयशा रणविजय से डरते हुए पूछती है, कौन से रूल? रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में मेरे रूम में रहना पड़ेगा और तुम्हें मेरी हर फिजिकल नीड को पूरा करना होगा। और एक और बात, तुम निखिल की नहीं मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। रणविजय की बात सुनकर आयशा के पैरों ताले की जमीन खिसक जाती है। जब 42 ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। आयशा अपनी आंसू भरी आंखों से रणविजय को देख रही थी। रणविजय आयशा के पास आकर उसको अपनी बाहों में भरकर उसके कान में डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आज रात हम फोरप्ले करेंगे, तुम रेडी हो ना? आयशा रणविजय से छुटने की कोशिश करते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? रणविजय आयशा को अपनी बाहों में और कस कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। आयशा रोते हुए रणविजय के पीछे खड़े निखिल को देखते हुए बोली, निखिल जी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए? निखिल आयशा से कुछ बोलता उससे पहले प्रतीक आयशा से बोला, तुम्हें क्या लगा था निखिल रणविजय का बेस्ट फ्रेंड होकर तुम्हारी मदद करेगा? निखिल ने ये सब रणविजय के कहने पर किया क्योंकि रणविजय तुम्हें लीगल एग्रीमेंट में बंधना चाहता था। रणविजय आयशा के गाल पर किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मुझे पहले लगा नहीं था तुम्हारे लिए मुझे लीगल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर तुम्हारी चालाक शातिरपन देखकर मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि तुम कोई काम चुपचाप कहाँ करती हो। आयशा रणविजय की बाहों में फूट फूट कर रो रही थी। उसके सिर पर 3 शैतान जो खड़े थे। निखिल सीरियस फेस बनाकर आयशा से बोला, आयशा सॉरी, पर रणविजय मेरा दोस्त है और उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। फिर तुम्हें बेवकूफ बना कौन सी बड़ी बात थी? निखिल की बात सुनकर आयशा बुरी तरह से टूट गई थी। आयशा को ऐसा लगा था कि कोई उसको ऐसा मिला जो उसको समझेगा, उसकी हर मुश्किल घड़ी में मदद करेगा। निखिल गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाता है और उसके पीछे प्रतीक भी चला जाता है। रणविजय आयशा के गाल से अपना गाल रब करते हुए बोला, बटरफ्लाई अब तुम्हें दिन में मेरे ऑफिस में काम करना होगा और रात को मेरे बेड पर। आयशा गुस्से में रणविजय की गर्दन में बाइट लेकर बोली, आप एक मॉन्स्टर हैं, मैं आपको कभी खुद के करीब नहीं आने दूंगी। रणविजय आयशा की बात सुनकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं। वही निखिल अपने कैबिन में आ जाता है और एक पंच वॉल में मारता है। प्रतीक भी उसके पीछे उसके कैबिन में आकर उसको रोकता है। निखिल प्रतीक को धक्का देकर गुस्से में बोला, तुम दोनों आखिर उस मासूम लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें उसकी आंखों में दर्द नजर नहीं आता? प्रतीक निखिल की बाजू पकड़कर गुस्से में बोला,
तू जानना चाहता हो ना, आखिर मैं और रणविजय क्यों उस आयशा से नफरत करते हैं? तो उसका कारण है काजल। आज काजल जिस कंडीशन में है, उसके पीछे इस आयशा का हाथ है। निखिल प्रतीक की बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। निखिल हैरानी भरी आवाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा इतनी मासूम है, वो कैसे काजल के साथ वो सब कर सकती है? प्रतीक निखिल से कड़क आवाज में बोला, ये ही सच है, और वक्त आने पर तुम्हें बाकी का सच भी पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रणविजय आयशा को अपने विला लेकर आ गया था। आयशा रणविजय से खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर रणविजय के ऊपर आयशा के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। रणविजय आयशा को अपने रूम में लेकर आता है और आयशा को काउच पर पटक देता है और खुद रूम के डोर को लॉक कर देता है। आयशा काउच से खड़ी होकर डोर के पास आकर लॉक खोलने की कोशिश करती है, तो रणविजय आयशा को दीवार से सटकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, इफ यू डोंट लिसन टू मी नाउ, योर ओल्ड ग्रैंडमदर विल आल्सो गो टू जेल विद यू। रणविजय की बात सुनकर आयशा डर जाती है। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उसकी दादी जेल जाए। आयशा अब रणविजय के बारे में एक बात तो समझ ही चुकी थी कि रणविजय कितना खतरनाक इंसान है। रणविजय गुस्से में आयशा के लोअर बॉडी के कपड़े रिमूव कर देता है। आयशा को जब यह एहसास हुआ रणविजय ने क्या किया है, गुस्से और शर्म से उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। आयशा झट से अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ी हो गई। आयशा रणविजय की चेस्ट पर मुक्के मारते हुए गुस्से में रोते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों आप मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। रणविजय आयशा की बातों को इग्नोर करके पंजों के बल नीचे बैठ जाता है और आयशा से सेक्सुअल वॉइस में बोलता है, बटरफ्लाई ओपन योर लेग। आयशा नम आंखों के साथ ना में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा की थाई पर बाइट करता है तो आयशा अपनी लेग ओपन कर लेती है और रणविजय आयशा पर भूखी शेर की तरह टूट पड़ता है। आयशा रणविजय के होठों की चुभन को महसूस कर पा रही थी और रोने के साथ उसकी सिसकियां भी निकल रही थी। आयशा रणविजय को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो हर बार नाकाम थी। रणविजय ने आयशा की कमर को होल्ड करके रखा था। रणविजय की पैशनेट हरकत आयशा को अपने कंट्रोल से बाहर कर रही थी। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके दिल में अचानक से ये कैसी अजीब फीलिंग आ गई है। रणविजय आयशा की राइट थाई पर किस और बाइट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अचानक ही आयशा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसके हाथ अपने आप रणविजय के बालों में चलने लगे थे। आयशा की पूरी बॉडी सेक कर रही, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वही आयशा की नजर अपने सामने लगे मिरर पर पड़ती है और जब आयशा मिरर के जरिए अपने आप को और रणविजय को देखती है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। रणविजय भूखी शेर की तरह आयशा पर झपटा हुआ था। आयशा ज्यादा देर मिरर में खुद को और रणविजय को इस हल में नहीं देख पाती और अपनी आंखें बंद करके रोंदो आवाज में बोली, प्लीज लीव मी। रणविजय बाइट्स आयशा सेंसिटिव स्पॉट एंड आयशा लेट्स आउट अ मोन इन एक्सटेसी। रणविजय अपना चेहरा ऊपर करके टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए आयशा से सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग बटरफ्लाई? आयशा जो रणविजय की पैशनेट हरकतों से इस कदर मदहोश हो गई थी कि उसको अब कुछ हो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आयशा की दादी उसकी राह तक रही थी। दादी नाम से रोली के साथ व्हील चेयर पर बैठी थी। दादी रोली की पीठ सहलाते हुए बोली, आशु रोली के लिए कैरेट कैंडी लेकर आएगी। तभी डोली वहां आती है और हंसते हुए दादी से बोली, सासू माँ अब आयशा नहीं आने वाली, मिस्टर अग्निहोत्री उसको अपने साथ ले गए और वो उनके साथ ही रहेगी। दादी डोली से कुछ पूछती उससे पहले ही डोली घर से बाहर चली जाती है और दादी को आयशा की चिंता हो जाती है। वही रणविजय के विला में इस वक्त तीनों दोस्त लिविंग हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वही आयशा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रो रही थी और खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने निखिल पर भरोसा किया, क्यों वो उसकी बातों में आए। आयशा अपने थाई से ब्लैंकेट हटकर रणविजय के बाइट मार्क्स देखकर खुद से सिसकते हुए बोली, क्या मेरी किस्मत में ये सब लिखा है? आयशा आज पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसको अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब 43 मॉर्निंग रोमांस। आसमान में सूरज चमक रहा था। रणविजय के रूम में सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर आ रही थी, जो बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे रणविजय और आयशा के ऊपर पड़ रही थी। इस वक्त रणविजय सिर्फ अपने बॉक्सर में था और आयशा अपने इनवेयर में थी और दोनों के पैरों में ब्लैंकेट दबा हुआ था। नाइट स्टैंड पर रख अलार्म क्लॉक जैसे ही बजाता है वैसे ही रणविजय की आंखें खुलती हैं। रणविजय की आंखों के सामने इस वक्त आयशा का खूबसूरत चेहरा था। रणविजय आयशा के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। रणविजय आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपने होठों से उसके होठों को छूकर जोर से बाइट कर लेता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से चीखते हुए जागती हैं और अपने आप को रणविजय की बाहों में कैद देखकर और जोर से चीखने लगती हैं, जिसने उसने भूत देख लिया हो। रणविजय आयशा के मुंह पर हाथ रखकर
उनको घूरते हुए बोला, बटरफ्लाई व्हाई आर यू स्क्रीमिंग। आयशा रणविजय का हाथ अपने मुंह के ऊपर से हटकर गुस्से में बोली, आप खुद को क्या समझते हैं? कल रात नशे में अपने मेरे साथ फिर से वही गंदी हरकत की। रणविजय आयशा को ऊपर आकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अब तो ये सब तुम्हारे साथ रोज होगा। रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा के होठों से होते हुए बेली से नीचे आकर उसकी लोअर बॉडी की आउटफिट रूम करके बेड से नीचे फेंक देता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से रो पड़ती है और गुस्से में रणविजय के कंधों में अपने नाखून गिराने लगती है। रणविजय स्टार्ट्स लिकिंग एंड सकिंग आयशा सेंसिटिव स्पॉट्स। वही धीरे धीरे आयशा आहें भरने लगती है। रणविजय आयशा की मदहोश भरी आहें सुनकर और भी एक्साइट हो रहा था। वो आयशा को बाइट भी करने लगता है। आयशा मदहोशी में अपनी कमर ऊपर नीचे मूव करने लगती है। आयशा आहें भरते हुए रणविजय से बोली, आह प्लीज स्टॉप ऑल दिस। रणविजय तो इस वक्त अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो इस वक्त जन्नत की शर कर रहा था। इसके साथ रणविजय के हाथ आयशा की बेली पर सेक्सुअल वे में चल रहे थे। 30 मिनट बाद रणविजय आयशा होठों पर आकर उसको किस करने लगता है। आयशा इस वक्त मदहोशी में लेटी हुई थी। ये सब एहसास उसके लिए ने थे, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही रणविजय आयशा के खूबसूरत होठों पर पैशनेट किस कर रहा था। वही आयशा के हाथ भी धीरे धीरे रणविजय के बालों में चलने लगे थे। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे में खो चुके थे। तभी कोई रूम के डोर पर नॉक करता है। डोर के नॉक होने की आवाज सुनकर आयशा अपने सेंस में आ जाती है और रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। रणविजय अब भी आयशा को किस किए जा रहा था। डोर पर कोई लगातार नॉक किए ही जा रहा था, पर रणविजय आयशा के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रणविजय पूरी तरह से आयशा पर हावी हो रखा था। अब आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। रणविजय को जब यह एहसास हुआ कि आयशा को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वही रणविजय गुस्से में डोर की तरफ गर्दन घूमता है। डोर पर कोई अभी नॉक कर रहा है। रणविजय आयशा के ऊपर से उठता है। रणविजय आयशा को ब्लैंकेट से कवर करता है और अपनी कमर पर टॉवल लेपटकर डोर खोलने जाता है। रणविजय जैसे ही डोर खोलता है तो प्रतीक को डोर पर पाता है। प्रतीक रणविजय को देख बोला, रणविजय मुझे डॉक्टर का फोन आया था, वो हमें बुला रहे हैं। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। और फिर प्रतीक वहां से निकल जाता है। वही रणविजय डोर लॉक करके बाथरूम की ओर जाते हुए आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम ऑफिस पहुंच जाना। फिर रणविजय शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। आयशा अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, आयशा तुम्हें क्या हो गया था? तुम क्यों सोच रही थी? रणविजय जी तुम्हारे और भी करीब आए। आयशा अपने ही सवालों में उलझी हुई थी। इतने में रणविजय शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। रणविजय आयशा की ओर देखता है। आयशा अपनी ही सवालों में कहीं गुम देता है। तभी रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराता है और अपने बाल सुखाने के बाद फर्श से आयशा की लोअर बॉडी की आउटफिट उठाकर बेड के पास आता है और ब्लैंकेट हटाकर आयशा को उसकी लोअर बॉडी आउटफिट पहनते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आई नो यू वांटेड टू हैव मोर सेक्सी फन। रणविजय की बात सुनकर आयशा, जो उसको गुस्से में घूर रही थी, वो गुस्से में दांत भींचकर बोली, आप मेरे साथ ही जो सब घटिया हरकतें कर रहे हो, उसके लिए एक दिन आपको पछताना जरूर पड़ेगा। रणविजय आउटफिट पहनते के नाम पर आयशा को यहाँ वहाँ टच करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई व्हाई आर यू ऑलवेज सो एंग्री एट मी, इज देयर समथिंग लैकिंग इन माय लव। आयशा रणविजय को खुद से दूर धकेलकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप अपनी गंदी हरकतों को प्यार बोल रहे हैं? अरे आप जैसे आदमी को प्यार के बारे में क्या पता? आप तो बस मेरी बॉडी को हासिल करना चाहते हैं, जो मैं नहीं होने दूंगी। रणविजय आयशा के पैरों पकड़कर उसे गुस्से में अपनी ओर खींचते हुए बोला, बटरफ्लाई डोंट मेक मी एंग्री और एल्स। आयशा रणविजय की बात सुनकर नम आंखों के साथ गुस्से में बोली, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, अगर ये आपकी घर की लड़की के साथ होता तब आपको पता चलता। आयशा की बात सुनकर रणविजय गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आयशा चौहान अपनी हद में रहा कर बात करो, वरना यही जमीन में गाड़ दूंगा। आयशा रणविजय का गुस्सा देखकर डर से रोने लगती है। उसको रणविजय की बातें और हरकतें बहुत हर्टफुल हो रहा था। रणविजय आयशा से दूर होकर बोला, If I didn't have to go out in an emergency, I would have told you what happens when you talk to रणविजय अग्निहोत्री। आयशा डर के मारे बस रोए जा रही थी। फिर रणविजय गुस्से में चेंजिंग रूम में चला जाता है। वही आयशा रोते हुए नाइट स्टैंड से रणविजय का फोन उठाती है और अपनी दादी के मोबाइल पर फोन करती है। वही दादी जो बेड पर लेटी हुई थी, वो फोन रिसीव कर लेती है।
फोन रिसीव करते ही आयशा रोते हुए अपनी दादी से बोली, दादी। दादी आयशा की रोने की आवाज सुनकर परेशान हो जाती हैं और आयशा से उसके रोने का कारण पूछती हैं। तो आयशा रोते हुए बोली, दादी, रणविजय जी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया। आयशा आग कुछ बता पाती, कोई उससे फोन छीन कर डिस्कनेक्ट कर देता है। आयशा जब गर्दन उठाकर ऊपर देखती है तो रणविजय को गुस्से में खड़ा पाती है। रणविजय गुस्से में आयशा से बोला, तुम ऐसे नहीं समझने। तो फिर ठीक है। आयशा बेड पर डर के मारे पीछे खींचने लगती है। तभी रणविजय अपनी टाई से आयशा के हाथों को टाइट थी बंद देता है। आयशा रणविजय रोते हुए रणविजय से पूछती है, मेरे साथ आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है? मेरे हाथ खोलिए। पर रणविजय आयशा की एक नहीं सुनता और आयशा को अपने कंधे पर उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और आयशा को बाथटब में पटक कर गुस्से में दांत भींच कर बोला, अब यहीं पड़ी रहो। फिर रणविजय आयशा को बाथरूम में लॉक करके खुद रेडी होकर कहीं के लिए निकल जाता है। वही आयशा बाथटब में पड़ी हुई रो रही थी। वही दूसरी तरफ रणविजय एक बंगलों में पहुंचता है। वहां प्रतीक और निखिल दोनों ही मौजूद थे। प्रतीक हल्का सा मुस्कुराते हुए रणविजय से बोला, रणविजय, काजल ने आज अपनी उंगलियों को मूल किया है। रणविजय प्रतीक की बात सुनकर तेज कदमों के साथ सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंचता है और एक रूम के अंदर जाकर मशीनों से घिरी हुई बेड पर लेटी लड़की को देखता है। आज पहली बार रणविजय की आंखों में इमोशनल दिख रहे थे। रणविजय रूम में मौजूद डॉक्टर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, डॉक्टर, काजल कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर सिर झुकाकर रणविजय से बोला, सर, काजल मैम ने आज अपनी उंगलियों को मूव किया है। मुझे ऐसा लगता है हम ट्रीटमेंट के लिए काजल मैम को अमेरिका लेकर जाना चाहिए। रणविजय डॉक्टर से बोला, ठीक है, तुम काजल को ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका लेकर जाने की तैयारी करो। डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है और रणविजय उस बेड पर लेट हुई लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर नॉर्मल आवाज में बोला, आई मिस यू सो मच, गेट वेल सून। तभी वहां निखिल और प्रतीक भी आते हैं। निखिल रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर बोला, काजल जल्द ही ठीक हो जाएगी। वही दूसरी तरफ रणविजय के रूम की क्लीनिंग करने आए मेड बाथरूम से आते हुए रोने की आवाज सुनकर खुद से बोली, भगवान ऐसी जिंदगी किसको ना दे जैसी इस लड़की को दी है। वही दोपहर के वक्त रणविजय अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर निखिल और प्रतीक से किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तभी कोई रणविजय के कैबिन के डोर को नोक करता है। रणविजय कॉमन बोलता है। शमशेर कैबिन में आकर ग्रीट करके रणविजय से बोला, बॉस विला से फोन आया था। आयशा में बुरी तरह से चीख चीख कर रो रही है। रणविजय शमशेर की बात सुनकर गहरी सांस लेकर कोल्ड वॉइस में बोला, कॉल विलर एंड टेल हिम हु डजंट नीड टू पे अटेंशन टू द बटरफ्लाई। शमशेर जी बॉस बोलकर चला जाता है। निखिल रणविजय को घूरते हुए पूछता है, तुमने आयशा के साथ क्या किया है? रणविजय निखिल की बात को इग्नोर करके बोला, हमें 10 मिनट बाद एक मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर जाना है। निखिल रणविजय को अपनी बात इग्नोर करता देखकर बोला, रणविजय, मुझे नहीं पता आयशा ने काजल के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी हालत ऐसी हो गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करो। वो अभी बच्ची ही तो है। रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर निखिल को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स टू हैपन विद आयशा। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। चैप्टर 44 रणविजय की आयशा से नफरत का कारण। रात का वक्त था। रणविजय की कार अपने विला में एंटर करती है। रणविजय के साथ रोज की तरह उसके दोस्त भी थे। ड्राइवर बारी से कार डोर खोलता है। रणविजय कार से उतरता है और अपना कोट ठीक करता है और अपने दोस्तों के साथ विला के अंदर जाता है। प्रतीक रणविजय से बोला, यार मैं सोच रहा हूँ हम डिस्को चलते हैं। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, हमें अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करके बुला लेता हूँ। रणविजय प्रतीक और निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, ओके। फिर रणविजय अपने रूम में चला जाता है और रणविजय की विला में ही निखिल और प्रतीक का भी एक रूम था जहां उनके कपड़े रखे रहते थे। निखिल और प्रतीक भी अपने रूम में रेडी होने चले जाते हैं। रणविजय जब अपने रूम में पहुंचता है तो अपना कोट रिमूव करके काउच पर रखता है और अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करता है और फिर बाथरूम के अंदर जाता है। रणविजय बाथरूम में आकर बाथटब में अनकॉन्शियस सी पड़ी आयशा को देखता है जिसकी आंखें बंद थी और वो धीमी सी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। आयशा के बॉडी पर मौजूद बाइट मार्क्स रेड से पर्पल हो चुके थे। आयशा की आंखें सूज हुई थी, चेहरा आंसुओं से सना हुआ था और होंठ पूरे सूख चुके थे। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से आयशा को देख रहा था। वो आयशा को देखकर क्या सोच रहा है ये बताना मुश्किल था। रणविजय आयशा के करीब आकर हल्का सा झुककर आयशा की बात सुनता है। आयशा धीमी धीमी आवाज में बोला रही थी, पानी पानी। रणविजय आयशा से दूर होता है और जैसे ही आयशा को अपनी गोद में उठाता है
तो उसको आयशा का शरीर भट्टी की तरह तप हुआ महसूस हुआ। रणविजय आयशा को रूम में लेकर आता है, उसको उसी पर लेटता है और सबसे पहले उसके हाथों को खुलता है और फिर नाइट स्टैंड से पानी का गिलास लेकर आयशा को पीनी पिला है और शमशेर को फोन करके एक फीमेल डॉक्टर को लेकर आने को बोलता है। रणविजय आयशा को नाइट सूट लाकर पहना देता है और उसके बाद एक मेड से बर्फ वाला पानी और पट्टियां मांगता है। मेड बर्फ वाला पानी और पट्टियां लेकर आती है। रणविजय मेड को रूम से भेजकर खुद आयशा के सिरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखने लगता है। आयशा पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रणविजय आयशा के गाल थपथपाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई वेकअप, पर आयशा कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद शमशेर फीमेल डॉक्टर को लेकर रणविजय के रूम में आता है। फीमेल डॉक्टर आयशा के माथे को चेक करती है और फिर आयशा का बुखार चेक करके रणविजय से सिर झुकाकर बोली, सर मैम को 103 बुखार है और अगर ये बुखार उनके दिमाग में चढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। मैं इनको इंजेक्शन दे देती हूँ और कुछ दवाई भी, पर फिर भी इनकी लगातार ठंडे पानी से पट्टियां करते रहनी होगी जब तक इनका टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। रणविजय जो अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था, वो डॉक्टर से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अपना काम करो। फिर डॉक्टर आयशा को इंजेक्शन दे देती है और रणविजय को कुछ टैबलेट देते हुए बोली, सर आप ये मैम को कैसे भी करके खिला दीजिए। रणविजय शमशेर से कोल्ड वॉइस बोला, शमशेर डॉक्टर के रहने का इंतजाम गेस्ट रूम में कर दो, आज रात में यही रहेगी, इनकी जरूरत दोबारा भी पड़ सकती है। डॉक्टर रणविजय की बात मान लेती है। शमशेर डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को देखता है। रणविजय आयशा के होठों पर लाइट किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, आई वोंट लेट यू डाई, यू हैव टू लिव। रणविजय टैबलेट अपने मुंह में लेकर पानी पीता है और फिर आयशा के होठों से अपने होठों को जोड़कर दवाएं आयशा के मुंह के अंदर ट्रांसफर कर देता है। वही रणविजय के रूम के डोर पर खड़े प्रतीक और निखिल ये नजारा देख रहे थे। प्रतीक रूम में आकर रणविजय से बोला, यार इस लड़की का ये कोई नया नाटक होगा, तुम इसको छोड़ो और डिस्को चलो। रणविजय आयशा के होठों से दूर होकर बेड से खड़ा होकर प्रतीक और निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम दोनों अकेले डिस्को चले जाओ, मैं बटरफ्लाई के साथ ही रहूंगा। निखिल आयशा को देखकर रणविजय से पूछता है, यार आयशा को क्या हुआ है। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई हैज अ फीवर। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार तुम क्यों इस मासूम लड़की को हट करते हो, इसकी हालत को देख रहे हो, अगर तुम्हारे टॉर्चर से ये लड़की मार गई तो तुम क्या करोगे। रणविजय निखिल को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बटरफ्लाई, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ इट। निखिल आगे कुछ नहीं बोलता। प्रतीक निखिल को लेकर वहां से चला जाता है। रणविजय अपने रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेता है और फिर से आयशा की ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है। वही दूसरी तरफ निखिल और प्रतीक डिस्को आते हैं और वीआईपी एरिया में बैठेकर ड्रिंक करने लगते हैं। निखिल प्रतीक से पूछता है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, आखिर आयशा ने काजल के साथ ऐसा क्या किया कि काजल कोमा में चली गई। प्रतीक गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर सुनो, उस भोलू चेहरे वाली लड़की की काली करतूत। काजल भी आयशा के साथ शिमला के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। काजल अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफी सीरियस थी, वो उससे शादी करने के सपने देखने लगी थी, पर ये आयशा काजल और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में आ गई। इस घटिया आयशा ने काजल के बॉयफ्रेंड को अपनी घटिया अदाओं से रिझाने लगी। एक रोज काजल ने आयशा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया। काजल ने गुस्से में आयशा को धमकी दी कि अगर उसने उसके बॉयफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसके घर वालों को उसकी इस चिप हरकत के बारे में बता देंगी। तो इस घटिया आयशा ने काजल को काजल की सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और जिस वजह से काजल के दिमाग पर चोट आ गई और वो कोमा में चली गई। निखिल प्रतीक की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कुछ सोचकर निखिल बोला, पर तुम्हें ये किसने बताया कि आयशा ने काजल के साथ ये सब किया। प्रतीक सीरियस फेस बनाकर बोला, रणविजय ने काजल की डायरी में पढ़ा था, उसकी क्लास की आयशा नाम की लड़की उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीना चाहती है। फिर रणविजय काजल के बॉयफ्रेंड से मिला और उसने हमें ये सब बताया कि काजल की इस हालत का जिम्मेदार आयशा चौहान है। निखिल प्रतीक की पूरी बात सुनकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आयशा ऐसा कुछ कर सकती है। आयशा कई दिनों से रणविजय के विला में रहा रही है, मैंने अब तक आयशा को कुछ भी गलत कहते या करते हुए नहीं देखा। रणविजय और तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। प्रतीक निखिल को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता ये आयशा कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। काजल का बॉयफ्रेंड शिमला के एमएलए का बेटा है और इसलिए ये घटिया आयशा उसको अपने जाल में फंस रही है। प्रतीक की बात सुनकर निखिल बोला, अगर आयशा गोल्ड डिगर होती फिर वो रणविजय की बात मान क्यों नहीं लेती।
रणविजय तो बहुत अमीर है। प्रतीक निखिल को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हें आयशा क्यों बुरी लगी? उसने तुम्हारी बहन के साथ तो कुछ नहीं किया ना? तुम्हें पता है रणविजय के लिए उसकी छोटी बहन क्या मायने रखती है? अगर तुम्हारी कोई बहन होती तब तुम्हें रणविजय का दुख समझ आता। प्रतीक गुस्से में डिस्को से चला जाता है। वही निखिल खुद से बोला, मेरा दिल नहीं मानता, आयशा ने काजल के साथ ये सब किया है। मुझे सच का पता लगना होगा। वही अगली सुबह आसमान में चिड़ियाएं चहचहा रही थी। आयशा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं तो वो रणविजय को अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करते हुए देखती है। रणविजय पूरी रात से आयशा की ठंड पानी से पट्टियां कर रहा था। रणविजय ने इस बीच बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। आयशा रणविजय को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। जब 45 हेल्प मी रणविजय जी। आयशा मुंह फेर कर लेटी थी। रणविजय आयशा का एटीट्यूड देखकर कर कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ इग्नोरिंग मी। आयशा रौंदो आवाज में रणविजय से बोली, मैं समझ चुकी हूँ, आपकी नजरों में एक जानवर से भी गई गुजरी हूँ। कोई अपने जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसे बर्ताव आपने हमेशा मेरे साथ किया। रणविजय आयशा की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कल की पनिशमेंट से भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं आए। आयशा रणविजय को अपनी बुरी आंखों से देख कर रही थी। तभी कोई रणविजय के रूम की डोर पर नोक करता है। रणविजय आयशा से दूर होकर नाइट स्टैंड से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और रूम का डोर खुलता है और रणविजय कॉम इन बोलता है तो एक मेड सिर झुकाकर आती है और रणविजय से बोली, बॉस आयशा मैं की दादी आए हैं, वो मैम से मिलना चाहती हैं। आयशा ये खबर सुनकर बेड से खड़ी होती है और अपनी दादी से मिलने के लिए जाने लगती है तो रणविजय उसका हाथ पकड़कर अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अब तुम मेरी मर्जी के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती, तो किससे मिलना तो बहुत दूर की बात है। आयशा रणविजय से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, रणविजय जी प्लीज मुझे मेरी दादी मिलने दो। रणविजय आयशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारी दादी से मिलने देने में मेरा क्या फायदा। आयशा आगे कुछ नहीं बोलती और अपनी जगह पर चुप खड़ी हो जाती है। रणविजय मेड से बोला, मिसेज चौहान को बोल दो आयशा उनकी पोती उनसे नहीं मिलना चाहती है। मेड में सिर हिला है और वहां से चली जाती है। आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही मेड नीचे लिविंग हॉल में आती है। आयशा की दादी जो अपनी पर्सनल मेड के साथ रोली को लेकर आई थी उनसे बोली, मैम आयशा मैम आपसे नहीं मिलना चाहती। दादी मेड की बात सुनकर बोली, बेटा बुढ़िया हूँ बेवकूफ नहीं, मुझे पता है तुम्हारा बॉस नहीं चाहता आयशा मुझसे मिले। मेड बस सिर झुकाए खड़ी रहती है। दादी मेड से बोली, मैं यहाँ से अपनी बच्ची से मिले बिना नहीं जाऊंगी। कुछ देर बाद रणविजय लिविंग हॉल में आता है और आयशा की दादी के सामने बड़े ही एटीट्यूड में आकर खड़ा हो जाता है। रणविजय आयशा की दादी से कोल्ड वॉइस में बोला, आप क्यों आए हैं? दादी रणविजय के सामने हाथ जोड़कर कर बोली, मेरी बच्ची को तुम क्यों इतना परेशान कर रहे हो? उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुमने उसको कैद कर लिया है? वो मासूम तो पहले ही जिंदगी की सताई हुई है, तुम उससे और क्यों सता रहे हो? उसको आजाद कर दो। चौहान बंगलों की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, मैं वो तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को आजाद कर दो। रणविजय आयशा की दादी की बात सुनकर अपने किंग काउच पर राजा की तरह बैठ जाता है और फिर आयशा की दादी से कोल्ड वॉइस में बोला, मिसेज चौहान अपनी पोती को भूल जाओ क्योंकि अब उसको पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। आयशा की दादी रणविजय को देखकर बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आप तो मेरी आयशा से शादी करने के लिए बारात लेकर आए थे, पर मैंने पता क्या है, उस बारात में आपके परिवार का एक भी सदस्य शामिल नहीं था, न ही उन लोगों को उस शादी के बारे में पता था, और इसके साथ तुम्हारी एक मंगेतर भी है। तुम ऑलरेडी एंगेजड हो, तो फिर क्यों मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? रणविजय अपने पैर के पैर रखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मिसेज चौहान आप तो इस उम्र में भी बहुत तेज हैं। मेरे बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया, पर इन सब से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पैसा नहीं आयशा चाहिए। कभी दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना इसका भुगतान आपकी लाडली पोती को भुगतान होगा। गेट आउट। दादी रणविजय के आगे बहुत मिन्नतें करती हैं कि वो आयशा को छोड़ दे, पर रणविजय दादी की एक नहीं सुनता। रणविजय एक मेड से कोल्ड वॉइस में बोला, रोली को लेकर इन दोनों को विला के बाहर का रास्ता देखा दो। रणविजय अपनी बात बोलकर अपने रूम की ओर चला जाता है। वही रूम में फर्श पर बैठकर रो रही आयशा के कानों में जब डोर खुलने की आवाज पड़ती है तो वो खड़ी होकर देखती है रणविजय रूम में आ रहा है। आयशा रणविजय के पास आकर रोते हुए बोली, प्लीज बस दादी की एक झलक तो देखने दीजिए। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बालकनी में जाकर देख लो। आयशा भागते हुए बालकनी में जाती है और अपनी दादी को जाता हुआ देखती है।
आयशा के आंसू और तेजी के साथ बहने लगते हैं। आयशा बालकनी में तब तक खड़ी रहती है जब तक उसकी आंखों के सामने से उसकी दादी ओझल नहीं हो जाती। आयशा रोते हुए खुद से बोली, आशु अब तेरी जिंदगी में बस ये आंसू ही हैं। वही 1 महीना बीत चुका था। आयशा रणविजय की पीए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। वही दोपहर का वक्त था। आयशा अपने कैबिन में बैठी थी, तभी उसके कैबिन का डोर खुलता है और निखिल आयशा कैबिन में आता है। आयशा निखिल को देखकर अपनी चेयर से खड़ी होकर सिर झुकाकर बोली, सर आप यहाँ? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। निखिल आयशा के खूबसूरत चेहरे पर उदासी की चादर देखकर पूछता है, तुम मुझे अब भी नाराज हो? आयशा निखिल का चेहरा देखकर दुख भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं तो एक बंधुआ मजदूर हूँ, मेरी क्या जरूरत कि अपने मालिक के दोस्त से गुस्सा रहूं। निखिल आयशा की बात का मतलब समझ रहा था। निखिल गहरी सांस लेता है और फिर मुस्कुराते हुए आयशा से पूछता है, पूरी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें पहली सैलरी कितनी मिली? आयशा दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराती है और अपने डेस्क के पास आती हैं और अपना ड्रॉर खोलकर एक नोट निकलती हैं और वो लाकर निखिल के हाथ में रखते हुए बोली, यही मेरी हर महीने की सैलरी होगी, क्योंकि मैंने अपनी झूठी आजाद खरीदने के लिए एडवांस में पहले ही अपनी सैलरी जो ले ली थी। निखिल वो नोट देखता है, वो 10 रुपए का नोट था। निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो रणविजय से मिलने उसके कैबिन में आता है। रणविजय जो एक फाइल रीड कर रहा था, वो निखिल को देख बिना ही कोल्ड वॉइस में बोला, वाई आर यू सो एंग्री? निखिल वो 10 रुपए का नोट रणविजय की टेबल पर रखकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, रणविजय ये क्या मजाक है? तुमने आयशा को सैलरी के नाम पर 10 रुपए दिए, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? मैं 1 महीने से सब देख रहा हूँ। तुम और प्रतीक आयशा को मिलकर किस तरह से टॉर्चर कर रहे हो। निखिल को आयशा के लिए परेशान होता हुआ देखकर रणविजय उससे कोल्ड वॉइस में बोला, तुम इस मामले से दूर रहो। निखिल गुस्से में रणविजय से बोला, मैं अपनी आंखों से उस मासूम फूल सी लड़की पर अन्याय होता देखता रहूं। ऑफिस कैंटीन में स्टाफ के लिए लंच और स्नैक फ्री है, पर आयशा जब भी कैंटीन लंच या शाम के स्नैक के लिए जाती है तो कैंटीन वाला उससे पैसे मांगता है, वो भी प्रतीक के कहने पर। तुम आयशा से पूरे दिन ऑफिस में गद मजदूरी करवाते रहते हो और सैलरी के नाम पर ये 10 का नोट देते हो। क्या तुम दोनों लड़कों के अदन इंसानियत नहीं है? रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर गुस्से में निखिल से बोला, काजल तुम्हारी बहन नहीं है, इसलिए उसकी हालत की जिम्मेदार इस लड़की पर तुम्हें बहुत दया आती है। मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है, उसको जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। और अगर तुमने बटरफ्लाई की मदद की तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते मैं उस लड़की के साथ क्या करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते। निखिल गुस्से में रणविजय से बोला, तुम दोनों लड़के इतने पत्थर दिल हो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ रहा ही नहीं सकती। फिर निखिल गुस्से में रणविजय के कैबिन से चला जाता है। रणविजय फोन करके आयशा को अपने कैबिन में बोलता है। आयशा 5 मिनट के अंदर रणविजय के ऑफिस में आ जाती है और सिर झुकाकर रणविजय के सामने खड़ी हो जाती है। रणविजय इस वक्त इतने गुस्से में था कि बिना एक पल की देरी किए आयशा को कमर से उठाता है और अपने डेस्क पर लेटा देता है और खुद आयशा के ऊपर आकर अपने सख्त होंठ आयशा के नर्म होंठ पर रख देता है। वही आयशा रणविजय की पीठ में मुक्के मारने लगती है तो रणविजय आयशा के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके फोर्सफुली किस करने लगता है। ये सब अब तो आयशा के लिए रोज का हो चुका था। जब भी रणविजय किसी भी बात पर गुस्सा आता था, वो ऐसे ही आयशा को अपने कैबिन में बुलाकर उसके साथ फोर्सफुली रोमांस करने लगता था। आयशा अपने पैर पटक रही थी, पर रणविजय उसके पैरों को अपने पैरों से उलझा लेता है। रणविजय आयशा को जब तक किस करता रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई थी। रणविजय आयशा से बेइंतहा नफरत करता था, वो कभी भी आयशा के साथ जरा भी रहम नहीं बरता था। आयशा रणविजय के नीचे बेहोश पड़ी थी, उसके सूज हुए होंठ बता रहे थे रणविजय उसके साथ कितना क्रूर था। रणविजय आयशा के ऊपर से उठाता है और अपने आप को ठीक करके आयशा को वैसे ही छोड़कर अपनी मीटिंग में चला जाता है। कुछ आधे घंटे बाद आयशा को खुद से ही होश आ जाता है। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर उठाती है और अपने आंसू पहुंच बहने से रोक नहीं पाती। आयशा अपने आप को ठीक करती है और अपने कैबिन में चली जाती है। वही आज रणविजय आयशा को लेकर जल्दी विला लौट आया था। रणविजय आयशा इस वक्त रूम में थे। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आज हमें एक बिजनेस पार्टनर की शादी के फंक्शन में जाना है, तो तुम शावल लेकर रेडी हो जाओ। आयशा रणविजय को घूरते हुए अपने मन में बोली, जल्लाद कहीं का हुक्म तो मुझ पर ऐसे चला रहा है जैसे मैं इसकी बीवी हूँ। फिर आयशा शावल लेने बाथरूम में चली जाती है। वही रणविजय किसको फोन करके बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें आज रात क्या करना है? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद इंसान हम्मम बोला। वही रात के कुछ 8 बज रहे थे।
मुंबई के सावन स्टार होटल के बाहर एक बीएमडब्ल्यू आकर रुकती है। ड्राइवर एक तरफ का दरवाजा खोलता है। उसमें से रणविजय एरोगेंट एटीट्यूड के साथ उतारता है। रणविजय ने टेक्सिको सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। रणविजय आयशा के लिए बीएमडब्ल्यू का डोर खुलता है और अपना राइट हैंड आयशा को देता है। आयशा भी रणविजय का हाथ थमकर बीएमडब्ल्यू से उतारती है। आयशा ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बल्कि खूबसूरत लग रही थी। आयशा के बाल करल थे, कानों में डायमंड के बड़े बड़े इयररिंग पहने हुए थे। इस वक्त रणविजय आयशा की हॉटनेस में इतना खो गया था कि अगर उसका बस चलता तो वो आयशा को सीधे रूम में लेकर जाकर उसके साथ रोमांस करने लगता। रणविजय खुद पर कंट्रोल करता है और अपना एक हाथ आयशा की कमर पर रखता कर दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डाल लेता है। फिर रणविजय आयशा से बहुत ही प्यार से बोला, बटरफ्लाई गो इनसाइड। रणविजय और आयशा होटल के गेट से होते हुए एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचते हैं, जो बहुत है सुंदर सजाया हुआ था। रणविजय के बिजनेस पार्टनर की शादी में मीडिया, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और भी बहुत से फेमस लोग आए थे। शादी में आए लड़कियां रणविजय को देखकर आहें बार रही थी। वही शादी में मौजूद सारे लड़के आयशा की खूबसूरती के दीवाने हुए जा रहे थे। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से उन सभी लड़कों को घूरते हुए वार्निंग देता है कि अभी के अभी अपने नजरें मेरी औरत से हटा लो, वरना इस शादी से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। रणविजय की वार्निंग के बाद सभी लड़के डर कर इधर उधर हो गए, क्योंकि पूरा मुंबई शहर रणविजय से वाकिफ था कि ये आदमी कितना खतरनाक है। रणविजय आयशा की कमर में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मुझसे इतना दूर क्यों चल रही हो? हम एक कपल हैं, तो हमें साथ में चलना चाहिए, समझी? आयशा बस रणविजय को गुस्से से घूर रही थी। रणविजय जब से उसकी जिंदगी में आया है, उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। आयशा मन तो रणविजय का सिर फोड़ने का कर रहा था, पर वो सिर्फ ऐसा सोच सकती थी, कर नहीं सकती थी। वही दूल्हा दुल्हन स्टेज मौजूद थे। सब लोग स्टेज पर बारी बारी जाकर दूल्हा और दुल्हन को कांग्रेचुलेशन बोलकर गिफ्ट दे रहे थे। वही रणविजय और आयशा भी स्टेज पर जाकर दूल्हा और दुल्हन को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, फिर वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं। सभी गेस्ट शादी की पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी एक वेटर जूस लेकर रणविजय और आयशा के पास आता है और उन्हें जूस ऑफर करता है। आयशा जूस के लिए मान कर देती है, तो रणविजय जूस का गिलास लेकर आयशा को जबरदस्ती वो जूस पिला देता है और जूस पीने के बाद आयशा को हल्के हल्के चक्कर महसूस होने लगते हैं। आयशा रणविजय का हाथ पकड़कर बोली, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। रणविजय रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, बटरफ्लाई शिकारी से बोलती हो कि जंगल में एक शिकारी घूम रहा है? आयशा रणविजय की टेढ़ी बातों को समझ नहीं पाती है। अचानक से ही उसको गर्म लगानी भी शुरू हो जाती है। आयशा अपने हाथ पर रब करते हुए रणविजय से बोली, रणविजय जी मुझसे गर्मी लग रही है, प्लीज घर चलिए। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर हॉल से निकल जाता है। रणविजय आयशा को लेकर वीआईपी लिस्ट से हनीमून स्वीट जिस फ्लोर पर थे, उस फ्लोर पर आयशा को लेकर पहुंचता है। आयशा रणविजय के चेस्ट पर किस और बाइट कर रही थी और रणविजय लगातार डेविल स्माइल कर रहा था। रणविजय एक रूम के पास पहुंचता है तो वहां शमशेर खड़ा था। वो रणविजय के लिए डोर खोलता है। रणविजय आयशा को लेकर रूम में चला जाता है। रणविजय रूम के बेड को देखता है, उसको फ्लावर से सजाया हुआ था। रणविजय आयशा को बेड पर पटक देता है। वही आयशा बेड से उठकर रणविजय के पास आकर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोली, हेल्प मी, मुझे बहुत गर्म लग रही है, हेल्प मी रणविजय जी। 46 मदहोशी भरी रात। आसमान में चांद चमक रहा था। आज चांद की चमक 100 गुना बढ़ी हुई थी। वही रणविजय आयशा को लेकर बाथरूम में लेकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। आयशा के ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। आयशा रणविजय का हाथ पकड़कर मदहोश भरी आवाज में बोली, आह जानू प्लीज रिमूव माई ड्रेस, आह। आयशा को यूं मदहोश देखकर रणविजय रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, बटरफ्लाई एक बार फिर सोच लो। आयशा अपनी गर्दन पर खुलते हुए बोली, जानू प्लीज हेल्प मी। रणविजय आयशा के करीब आकर आयशा का चेहरा वॉल की तरह पलटकर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करके डीप वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई कैसा फील हुआ? आयशा गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, अच्छा लगा रहा है। रणविजय आयशा की गाउन की चेन को धीरे धीरे नीचे करता है। इस बीच रणविजय आयशा की खुली पीठ पर किस और बाइट कर रहा था। वही आयशा मदहोशी भरी आवाज में आहें भर रही थी। कुछ ही पल बाद आयशा का गाउन फर्श पर गिर जाता है। रणविजय आयशा का चेहरा अपनी तरफ करके अपनी लस्ट भरी नजरों से देखकर पूछता है, हाउ यू फीलिंग नाउ? आयशा रणविजय का कोट रिमूव करते हुए बोली, हॉट, वेरी हॉट। आयशा रणविजय के कोट के बाद उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। आयशा ये सब बेसब्रों की तरह कर रही थी।
ऐसा लग रहा था आयशा रणविजय के करीब आने के लिए तड़प रही हैं। आयशा अचानक ही रणविजय की शर्ट के बटन तोड़ देती हैं और रणविजय की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देती हैं और रणविजय चेस्ट पर बाइट करने लगती हैं। रणविजय आयशा के बट को रब करते हुए उसके कान में सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आखिर क्या करने का इरादा है? आयशा रणविजय की बात का जवाब नहीं देती, बस रणविजय के चेस्ट पर बाइट कर रही थी। रणविजय आयशा की हरकतों से सेड्यूस होकर उसको वॉल से लग देता है और उसके बाद रणविजय आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखकर डीप वॉइस में बोला, आई विल मेक दिस नाइट मेमोरेबल फॉर यू। और उसके बाद रणविजय आयशा की लेफ्ट लेग को अपनी कमर पर लपेट लेता है। Then Ranvijay spoke in a sexual voice while moving his tongue on Aisha's lips. Butterfly, your lips look so delicious. रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा के लोअर लिप को अपने होठों में फंस कर सक करने लगता है। रणविजय आयशा के लोअर लिप को सक कर रहा था। इस वक्त भी उसके हाथ आयशा के बट पर सेक्सुअल वे में चल रहे थे और आयशा के हाथ रणविजय के बालों में चल रहे थे। रणविजय के एक्शन से आयशा को एक अलौकिक सुख महसूस हो रहा था। आयशा की दिल की धड़कनें राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही थी। दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनको एक दूसरे की दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। Ranvijay enters his tongue in Aisha's mouth and starts playing with her tongue by entangling it with his tongue. आयशा भी फ्रैंक किस में रणविजय का साथ दे रही थी। रणविजय आयशा के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। आयशा के साथ रणविजय भी मदहोश होता जा रहा था। जब आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब रणविजय आयशा को फ्रेंच करता है और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। आयशा अपनी सांसें संभालते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोली, आई वोंट इंटरकोर्स। आयशा ना जाने किस नशे में चूर थी कि वो इतनी बोल्ड हो गई। रणविजय आयशा के इलरबोन पर बाइट करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, आई वांट द सेम थिंग। Ranvijay puts his hand inside Aisha's panties and starts rubbing her breasts in a sexual way. आयशा कराहते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोली, जानू फिर इंतजार क्यों? रणविजय आयशा के इलरबोन से गर्दन से कंधों पर और कंधों से कोलर बोन पर किस और बाइट करते हुए आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। दोनों के तापते बदन पर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। आयशा अचानक ही रणविजय को वॉल से लगकर उसकी चेस्ट पर किस और बाइट करते हुए उसके एब्स पर आ जाती हैं। आयशा वाइल्ड होती जा रही थी और रणविजय को ये चीज बहुत पसंद आ रही थी। आयशा रणविजय के एब्स पर किस और बाइट करते हुए उसकी पैंट की बेल्ट रिमूव करती है। रणविजय आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में भर कर ऊपर की ओर लेकर आता है और आयशा को अपनी गोद में उठाकर उसके पैरों को अपनी कमर से लपेटकर अपने होंठ आयशा के होंठों से मिला देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। रणविजय ने आयशा को कमर से होल्ड करके रखा था। आयशा ने रणविजय के बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। दोनों बेसब्रों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। आज ना जाने क्या होने वाला था। कुछ भी कहना आसान नहीं था। आयशा इस वक्त वो मासूम आयशा रहा ही नहीं गई थी, वो तो एक नई आयशा बन चुकी थी। आयशा को कुछ देर पहले जो भी बेचैनी और गर्म महसूस हो रही थी वो सब रणविजय के करीब आने से काम हो चुकी थी। आयशा रणविजय के साथ रोमांस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। रणविजय आयशा को बिना किस ब्रेक करे रूम में लेकर आ जाता है और वो आयशा को काउच पर लेटा देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। रणविजय आयशा के होठों से दूर होना ही नहीं चाह रहा था, पर जब वो देखता है आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है तो वो आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रणविजय आयशा के ऊपर से उठाकर टेबल से रेड वाइन की बोतल उठाकर आयशा को अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए पूछता है, बटरफ्लाई, तुम ड्रिंक करना पसंद करोगी? आयशा हाँ में सिर हिलाती है और फिर काउच से खड़ी होकर रूम में मौजूद म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करती है। सोनक कसूर मूवी। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली था। हाँ 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 X2। आयशा अपनी तितली जैसी खूबसूरत बुरी आंखों से रणविजय को देखने लगती है। कितना बेचैन होकर तुमसे मिला, कितना बेचैन होकर तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितना अकेला था। हाँ 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 X2। रणविजय भी आयशा को अपनी मदहोश भरी आंखों से देखने लगता। आयशा रणविजय के पास आकर उसके हाथ से वाइन की बोतल लेकर सीधे बोतल से ही वाइन ड्रिंक करती है और अपनी एड़ी उचक कर रणविजय के होठों से अपने होठों को जोड़ देती है और अपने माउथ मौजूद ड्रिंक रणविजय के माउथ में ट्रांसफर कर देती है। रणविजय आयशा की इस अदा इस कदर अपना कंट्रोल खो देता है कि वो आयशा को उठाकर बेड पर लेटकर उसके बेल पर वाइन गिर कर लिक और सक करने लगता है। आयशा आहें भर रही थी
उसकी मदहोश करने वाली आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। तभी आयशा रणविजय के बालों में हाथ चलते हुए बोली कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आकर देखो क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो बताई ना जाए जुबान से ये हालात मेरे जिस्म जान को, तुम्हारी है चाहत कितना बेचैन हो के तुमसे मिला कितना बेचैन हो के। रणविजय आयशा के उभारों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे खेलते हुए उसके नेवल पर बाइट करके बोला, जो है दरमियान एक पर्दा इसे जाने मन अब हटा दे, यही फासले कह रहे हैं चलो दूरियों को मिटा दे, ना कोई तमन्ना है ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। रणविजय आयशा की पूरी बॉडी को अपने होठों से महसूस कर रहा था। रणविजय इतना ज्यादा एक्साइट हो चुका था, अब उससे आयशा को अपना बनने के लिए वेट नहीं हो रहा। रणविजय आयशा से दूर होकर अपनी पैंट रिमूव करता है और ब्लैंकेट लेकर आयशा के ऊपर आ जाता है और आयशा के उभर के साथ अपनी होठों से मनमानी करने लगता है। आयशा कराहते हुए बोली, कितना बेचैन होकर तुमसे मिला, कितना बेचैन होकर तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला था। हाँ 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 X2, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली था। हाँ 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 X2। कुछ देर बाद आयशा के बचे हुए कपड़े भी ब्लैंकेट से बाहर आकर गिरते हैं। रणविजय आयशा के मदहोश चेहरे को देखकर उसको अपने आगोश में भर लेता है और आयशा की जोरदार चीख पूरे रूम में गूंज उठाती है। रणविजय आयशा के होठों पर अपने होंठ रखकर उसको सॉफ्ट किस करने लगता है। आयशा भी धीरे धीरे अपने दर्द को भूलकर रणविजय को किस बैक करने लगती है। After some time, रणविजय increases his speed and starts having a wild romance with आयशा। रणविजय आयशा के होठों को फ्री करके उसकी कॉलर बोन पर आ जाता है। रणविजय doubles his speed and starts kissing and biting आयशा on her cheeks। आयशा रणविजय के कंधों में अपने नाखून गिरते हुए सिसकियां भर रही थी। आयशा की सिसकियां का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। रणविजय और आयशा एक अलग ही दुनिया में खो चुके थे। वही 3 घंटे बाद आयशा रणविजय के ऊपर आ जाती है और रणविजय आयशा की कमर को होल्ड कर लेता है और फिर आयशा अपना काम करने लगती है। रणविजय को इस वक्त प्लेजर फील हो रहा था। आयशा 1 घंटे बाद थककर रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर सिर रख कर लेती है। रणविजय एक बार फिर से आयशा के ऊपर आ जाता है और फिर से आयशा के साथ रोमांस करने लगता है। ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। आयशा थककर पहले ही सो चुकी थी और रणविजय भी खुद को सर्टिफाइड करके 4 बजे आयशा को अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। आज रणविजय ने आयशा को अपना बना ही लिया था, पर आयशा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। जब आयशा सुबह अपने होश आएगा तो उसका सच जानकर क्या रिएक्शन होगा। वही अगली सुबह 11 बजे आयशा की नींद खुलती है। आयशा को अपनी पुरानी बॉडी में दर्द हो रहा था और लोअर बॉडी में तो बेहिसाब दर्द हो रहा था। आयशा को अपना सिर में भी दर्द महसूस हो रहा था। आयशा अभी आंखें बंद में ही अपनी बॉडी में हो रहे दर्द का कारण सोच ही रही थी। तभी रणविजय नींद में आयशा के लोअर बॉडी पर अपना हाथ फ्लो करने लगता है। आयशा चौंक कर जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो खुद को और रणविजय को बेड पर बिना क्लॉथ के पाती है। रणविजय जो हल्की हल्की नींद में था वो आयशा को अपनी बाहों में भरने लगता है और आयशा रणविजय को खुद से दूर करके चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है। आयशा के चिल्लाने से रणविजय की नींद खुल जाती है। आयशा खुद को फटाफट अपने पास पड़े ब्लैंकेट से कवर करती है। आयशा रणविजय पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया है जो मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। रणविजय आयशा के ऊपर आकर अपनी लस्ट भरी आंखों से उसको देखते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, कल रात हम 2 जिस्म से एक जान बन गए हैं। रणविजय की बात सुनकर आयशा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों तुम मेरे साथ ये सब किया, क्यों तुम मेरे जिंदगी के साथ खेल गए। रणविजय आयशा के गाल पर किस करके बोला, तुम शायद कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो, तुम्हें मेरी फिजिकल नीड भी पूरी करनी होगी। आयशा रणविजय की बात सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आज अपने साबित कर दिया, आप डरपोक आदमी हैं। अगर आपके अंदर दम होता तो जो आपने मुझे नश देकर सब कुछ किया है वो होश में करते। मिस्टर रणविजय अग्निहोत्री, यू आर कावर्ड। आयशा की बात सुनकर रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वो आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय अग्निहोत्री, किससे नहीं डरता। जो कल रात मैंने किया था वो अब तुम्हारे साथ पूरे होश में करूंगा, 2 गुना वाइल्डनेस के साथ। और फिर रणविजय आयशा का ब्लैंकेट रिमूव करके फेंक देता है और आयशा को अपने आगोश में भरकर उसके साथ फोर्सफुली वाइल्ड रोमांस करने लगता है। आयशा दर्द से चीख रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने आयशा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। दोपहर से रात हो चुकी थी। आयशा बेड के एक कोने पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी तो वहां बेड के दूसरे कोने पर बैठ हुआ रणविजय स्मोकिंग कर रहा था।
रणविजय हवा में धुआं उड़ाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अब तुम पूरे तरीके से मेरी औरत बन चुकी हो, तो अब मेरे दोस्त को अपने रूप जाल में फंसाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। रणविजय की धमकी सुनकर आयशा के आंसू और तेजी से बहाने लगते हैं। वो खुद को आज बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। उसके पास कोई नहीं था उसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। जब 47 सिस्कियां। रणविजय तो कमर पर टावल लेपट कर रूम की विंडो पर खड़ा होकर स्मोकिंग करते हुए फोन पर अपने निखिल से बात कर रहा था। निखिल रणविजय से पूछता है, यार कल हम भी शादी में आए थे, तुम और आयशा हमें वहां मिले ही नहीं, और तुम कहाँ हो? ये रोली सुबह से खाना पीना छोड़कर बैठा है, बस आयशा को याद कर रहा है। रणविजय अपनी गर्दन घुमाकर काउच पर लेटी आयशा को देखता है, जिसकी मिडिल बॉडी पर ब्लैंकेट डाला हुआ था। अब की बॉडी शो हो रही थी। रणविजय आयशा को देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए निखिल से बोला, You take care of that rabbit tonight too, Aisha, and I will have sexy fun tonight like yesterday, and will come to the villa tomorrow. निखिल रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो रणविजय से पूछता है, तुमने आयशा के साथ क्या किया? रणविजय डेविल स्माइल करते हुए बोला, उसकी वर्जिनिटी मैंने अपने नाम कर ली। निखिल रणविजय की बात सुनकर घबराए आवाज में बोला, यार मजाक मत कर, सच बता। रणविजय निखिल से बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला, अब क्या लाइव देखकर ही यकीन करोगे? वही आयशा रोते हुए रणविजय को देख रही थी। इस आदमी ने उसकी जिंदगी का मजा बनाकर रख दिया, उसको अपना खिलौना समझ लिया है। अभी कुछ देर पहले रणविजय ने उसके साथ काउच पर एक अगल पोज में रोमांस किया है। रणविजय अचानक निखिल से बोला, अब बटरफ्लाई मेरी औरत बन चुकी है, तो उसके सपने देखने छोड़ दे। इस बटरफ्लाई के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई की जिंदगी तो मैं पूरी की पूरी बर्बाद करके रखने वाला हूँ, तो तुम इससे इमोशनल कनेक्शन मत बनाओ जो उसकी हालत देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू ना रोके। फिर रणविजय बिना फोन डिस्कनेक्ट किए बिना नाइट स्टैंड पर रख देता है और रणविजय आयशा के पास आता है और उसका ब्लैंकेट रिमूव करके फेंक देता है। आयशा डर से कांप जाती है और जोर से रोने लगती है। रणविजय आयशा के साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड था। आयशा को बहुत पेनफुल हो रहा था और वो अब रणविजय के करीब आने के नाम से डर चुकी थी। आयशा रोते हुए अपनी मारी हुई सी आवाज में रणविजय से बोली, प्लीज लीव मी। रणविजय अपने होंठ पर जीभ घूमकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें पूरे 50 करोड़ में खरीदा है, अब तो पूरा पैसा वसूल करना है। फिर रणविजय अपना टावल रिमूव करके आयशा को अपनी गोद में उठा लेता है और आयशा के पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर उसको अपने आगोश में भर लेता है और एक बार फिर से रणविजय का वाइल्ड रोमांस शुरू हो जाता है। आयशा की सिसकियां की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वही फोन पर आयशा की सिसकियां सुनकर निखिल समझ चुका था, वाकई रणविजय ने आयशा को अपना बना लिया था। निखिल गुस्से में फोन जमीन पर देकर मारता है और अपने सामने बैठे हुए प्रतीक से गुस्से में बोला, तुमने देखा रणविजय ने आयशा के साथ जबरदस्ती फिजिकल हो गया। रणविजय इतना कैसे गिर सकता है? निखिल की बात सुनकर प्रतीक अपना वाइन का गिलास घूमते हुए कड़क आवाज में बोला, रणविजय को ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया। तुम उसकी औरत के ऊपर डोरे डालोगे तो जो उसको सही लगा उसने किया। तुम्हारे लिए अच्छा यही है, तुम आयशा से दूर रहो, उसकी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं है। प्रतीक की बात सुनकर निखिल उसको घूरते हुए पूछता है, तुम्हारी इस लस्ट की लाइन का मतलब क्या है? प्रतीक निखिल से रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वही निखिल के राइट पैर पर बैठे रोली को एहसास हो गया था, उसकी आशु के साथ कुछ गलत हुआ है। रोली की आंखों से भी आंसू बहा रहे थे। वही दूसरी तरफ होटल रूम में आयशा बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बहा रहे थे। रणविजय आयशा की साइड में सो रहा था। वो नींद में आयशा को अपनी गोद में भर लेता है तो आयशा की चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में बेहिसाब दर्द हो रहा था और रणविजय की यूं अचानक ही अपनी बाहों में भरने से आयशा की चीख निकल गई। आयशा की चीख सुनकर रणविजय की नींद खुल जाती है और वो हल्का सा ऊपर उठाकर आयशा से शांत पर रौबदार आवाज में पूछता है, बटरफ्लाई यू अप? आयशा रोते हुए बोली, मेरी फुल बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। रणविजय बड़े ही प्यार से आयशा के गाल पर हाथ फेरकर रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग सो मच पेन इन योर बॉडी। रणविजय बेड से उठकर अपनी कमर पर टॉवल लेपटता है और आयशा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा है। आयशा बेचारी का शर्म से बुरा हाल था, उसके गाल शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। रणविजय आयशा को टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, व्हाई आर यू फीलिंग शाई ऑफ मी? आई हैव सीन एवरीथिंग, व्हाई शुड आई फील शाई नाउ? उद्धरण चिन्ह। आयशा रणविजय की बात सुनकर अपने मन में बोली, हैवासी कहीं का। रणविजय आयशा को बाथरूम में लेकर आता है
और आयशा को बाथटब में लेटा देता है और बाथटब में ऑटोमेटिक गर्म पानी भरने लगता है। रणविजय पानी के अंदर लिक्विड सोप डालता है और फिर अपना टॉवल रिमूव करके बाथटब में बैठ जाता है। आयशा बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था, उसका मन कहीं दूर भाग जाने का कर रहा था। रणविजय था कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो आयशा के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। रणविजय आयशा को अपनी गोद में बैठ लेता है और आयशा अचानक ही छल जाती है। रणविजय आयशा से रौबदार आवाज में पूछता है, बटरफ्लाई यू हैवंट मेड फ्रेंड्स विद माय जूनियर येट। रणविजय की बेशर्मी भरी बात सुनकर तो आयशा का धरती में समाने का मन कर रहा था। रणविजय आयशा को फिर से अपनी गोद में बैठता है। इस वक्त आयशा की पीठ रणविजय की मस्कुलर चेस्ट से टच हो रही थी। रणविजय आयशा की बॉडी पर प्यार से हाथ फ्लो करते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, इवन आफ्टर ईटिंग यू सो मच, आई वाज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। आयशा कांपती आवाज में रणविजय से बोली, प्लीज अब और नहीं। रणविजय आयशा के उभर को अपनी गिरफ्त में लेकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर रणविजय आयशा को बाथटब में लेटा देता है और आयशा के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और आयशा को किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ सुहानी के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। सुहानी का छोटा भाई भूख से तड़प रहा था। सुहानी अपने छोटे भाई को भूख से तड़पते हुए देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वही सुहानी के मामा गुस्से में दीवार पर घुसा मार कर बोले, आज हमारी ये हालत उस रणविजय अग्निहोत्री और उसके उन दोनों दोस्तों की वजह से हुई है। न मुझे कहीं काम मिला रहा, न तुम्हें कहीं काम मिला रहा, और आज तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। भांज कैसे भूख से तड़प रहा है। सुहानी अपने मामा से रौंदू आवाज में बोली, मामा जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी अपने छोटे भाई के पास आकर उसको अपने गले से लगाकर बोली, तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैं अभी तेरे लिए खाने का इंतजार करके आती हूँ। सुहानी तेज रफ्तार में घर से निकल जाती है। सुहानी पड़ोस के घर से अपने छोटे भाई के लिए खाना मांगती है। वो सुहानी को बचा हुआ खाना दे देते हैं और सुहानी वो खाना लाकर अपने भाई को खिला देती है। सुहानी के मामा गुस्से में दांत भींचकर खुद से बोले, मेरा भांजा जो तीनों वक्त पकवान खाता था, आज उन तीनों दोस्तों की वजह से मेरा भांजा किसके घर का बसी खाना खाने को मजबूर हुआ है, उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही सुहानी के दिमाग में कुछ चल रहा था। सुहानी अपने भाई को सुला देती है और अपने मामा को सोने के बाद घर से बाहर चली जाती है। सुहानी अंधेरी सड़क पर चल रही थी, उसकी आंखों में गुस्से भरी हुआ था। सुहानी प्रतीक के बंगले पर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी की नजर से बचकर बंगले के अंदर घुस जाती है। वही प्रतीक अपने रूम में काउच पर बैठकर वाइन पी रहा था। तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई रूम में डोर से अंदर झांका रहा हो। प्रतीक दबाव पांव डोर के पास जाता है और अचानक ही डोर खोल देता है। सुहानी जो चाकू लेकर खड़ी थी वो फर्श पर गिर जाती है। प्रतीक सुहानी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम यहाँ। सुहानी फुर्ती से फर्श से खड़ी होती है और चाकू से प्रतीक के सीने पर वार करती है, पर प्रतीक फुर्ती दिखते हुए वहां से हटा जाता है और अगले ही पल प्रतीक सुहानी से चाकू छीनकर फेंक देता है और उसको वॉल से सट कर गुस्से में बोला, जिन्हें से मन भर गया है क्या, जो यहाँ मारने चली आई। सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरे डैड की जान ली थी, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन, आई किल यू। सुहानी के दोनों हाथों को अपने कब्जे में लेकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम्हारे बाप के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सुहानी गुस्से में बोली, मैं यहाँ से तुम्हारी जान लेकर ही जाऊंगी। प्रतीक सुहानी की सुनकर अचानक ही डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम पीदी सी लड़की मुझे जान से मारोगी। प्रतीक अपनी बात बोलकर सुहानी के होठों पर अपने होंठ रख देता है, पर सुहानी प्रतीक के लोअर लिप पर जोर से बाइट कर लेती है। प्रतीक सुहानी के होठों से दूर हो जाता है। सुहानी के हाथों पर प्रतीक की पकड़ ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर सुहानी प्रतीक से अपने हाथ छुड़वाकर पास के टेबल पर रख फ्लावर पॉट उठाकर प्रतीक के सिर पर दे मारती है और प्रतीक के सिर से खून निकलने लगता है। प्रतीक अपने सिर पर हाथ रख लेता है। सुहानी मुस्कुराते हुए प्रतीक को देखने लगती है। अगले ही पल प्रतीक सुहानी की कलाई पकड़कर खींचते हुए उसको अपने बेड पर धकेलकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुमने प्रतीक आहूजा से दुश्मनी मोल ली है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। 47 सिस्कियां। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। रणविजय तो कमर पर टॉवल लेपट कर रूम की विंडो पर खड़ा होकर स्मोकिंग करते हुए फोन पर अपने निखिल से बात कर रहा था। निखिल रणविजय से पूछता है, यार कल हम भी शादी में आए थे, तुम और आयशा हमें वहां मिले ही नहीं,
और तुम कहाँ हो? ये रोली सुबह से खाना पीना छोड़कर बैठा है, बस आयशा को याद कर रहा है। रणविजय अपनी गर्दन घुमाकर काउच पर लेटी आयशा को देखता है, जिसकी मिडिल बॉडी पर ब्लैंकेट डाला हुआ था। अब की बॉडी शो हो रही थी। रणविजय आयशा को देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए निखिल से बोला, You take care of that rabbit tonight too, Aisha, and I will have sexy fun tonight like yesterday, and will come to the villa tomorrow. निखिल रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो रणविजय से पूछता है, तुमने आयशा के साथ क्या किया? रणविजय डेविल स्माइल करते हुए बोला, उसकी वर्जिनिटी मैंने अपने नाम कर ली। निखिल रणविजय की बात सुनकर घबराए आवाज में बोला, यार मजाक मत कर, सच बता। रणविजय निखिल से बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला, अब क्या लाइव देखकर ही यकीन करोगे? वही आयशा रोते हुए रणविजय को देख रही थी। इस आदमी ने उसकी जिंदगी का मजा बनाकर रख दिया, उसको अपना खिलौना समझ लिया है। अभी कुछ देर पहले रणविजय ने उसके साथ काउच पर एक अगल पोज में रोमांस किया है। रणविजय अचानक निखिल से बोला, अब बटरफ्लाई मेरी औरत बन चुकी है, तो उसके सपने देखने छोड़ दे। इस बटरफ्लाई के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बटरफ्लाई की जिंदगी तो मैं पूरी की पूरी बर्बाद करके रखने वाला हूँ, तो तुम इससे इमोशनल कनेक्शन मत बनाओ जो उसकी हालत देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू ना रोके। फिर रणविजय बिना फोन डिस्कनेक्ट किए बिना नाइट स्टैंड पर रख देता है और रणविजय आयशा के पास आता है और उसका ब्लैंकेट रिमूव करके फेंक देता है। आयशा डर से कांप जाती है और जोर से रोने लगती है। रणविजय आयशा के साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड था। आयशा को बहुत पेनफुल हो रहा था और वो अब रणविजय के करीब आने के नाम से डर चुकी थी। आयशा रोते हुए अपनी मारी हुई सी आवाज में रणविजय से बोली, प्लीज लीव मी। रणविजय अपने होंठ पर जीभ घूमकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें पूरे 50 करोड़ में खरीदा है, अब तो पूरा पैसा वसूल करना है। फिर रणविजय अपना टॉवल रिमूव करके आयशा को अपनी गोद में उठा लेता है और आयशा के पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर उसको अपने आगोश में भर लेता है और एक बार फिर से रणविजय का वाइल्ड रोमांस शुरू हो जाता है। आयशा की सिसकियां की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वही फोन पर आयशा की सिसकियां सुनकर निखिल समझ चुका था, वाकई रणविजय ने आयशा को अपना बना लिया था। निखिल गुस्से में फोन जमीन पर देकर मारता है और अपने सामने बैठे हुए प्रतीक से गुस्से में बोला, तुमने देखा रणविजय ने आयशा के साथ जबरदस्ती फिजिकल हो गया। रणविजय इतना कैसे गिर सकता है? निखिल की बात सुनकर प्रतीक अपना वाइन का गिलास घूमते हुए कड़क आवाज में बोला, रणविजय को ये सब करने के लिए तुमने मजबूर किया। तुम उसकी औरत के ऊपर डोरे डालोगे तो जो उसको सही लगा उसने किया। तुम्हारे लिए अच्छा यही है, तुम आयशा से दूर रहो, उसकी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं है। प्रतीक की बात सुनकर निखिल उसको घूरते हुए पूछता है, तुम्हारी इस लस्ट की लाइन का मतलब क्या है? प्रतीक निखिल से रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वही निखिल के राइट पैर पर बैठे रोली को एहसास हो गया था, उसकी आंसू के साथ कुछ गलत हुआ है। रोली की आंखों से भी आंसू बहा रहे थे। वही दूसरी तरफ होटल रूम में आयशा बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बहा रहे थे। रणविजय आयशा की साइड में सो रहा था। वो नींद में आयशा को अपनी गोद में भर लेता है तो आयशा की चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में बेहिसाब दर्द हो रहा था और रणविजय की यूं अचानक ही अपनी बाहों में भरने से आयशा की चीख निकल गई। आयशा की चीख सुनकर रणविजय की नींद खुल जाती है और वो हल्का सा ऊपर उठाकर आयशा से शांत पर रौबदार आवाज में पूछता है, बटरफ्लाई आर यू अप? आयशा रोते हुए बोली, मेरी फुल बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। रणविजय बड़े ही प्यार से आयशा के गाल पर हाथ फेरकर रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग सो मच पेन इन योर बॉडी। रणविजय बेड से उठकर अपनी कमर पर टॉवल लेपटता है और आयशा के ऊपर से ब्लैंकेट हटा है। आयशा बेचारी का शर्म से बुरा हाल था, उसके गाल शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। रणविजय आयशा को टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, व्हाई आर यू फीलिंग शाई ऑफ मी? आई हैव सीन एवरीथिंग, व्हाई शुड आई फील शाई नाउ? उद्धरण चिन्ह। आयशा रणविजय की बात सुनकर अपने मन में बोली, हैवासी कहीं का। रणविजय आयशा को बाथरूम में लेकर आता है और आयशा को बाथटब में लेटा देता है और बाथटब में ऑटोमेटिक गर्म पानी भरने लगता है। रणविजय पानी के अंदर लिक्विड सोप डालता है और फिर अपना टॉवल रिमूव करके बाथटब में बैठ जाता है। आयशा बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था, उसका मन कहीं दूर भाग जाने का कर रहा था। रणविजय था कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो आयशा के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। रणविजय आयशा को अपनी गोद में बैठ लेता है और आयशा अचानक ही छल जाती है। रणविजय आयशा से रौबदार आवाज में पूछता है, बटरफ्लाई, यू हैवंट मेड फ्रेंड्स विद माय जूनियर येट। रणविजय की बेशर्मी भरी बात सुनकर तो आयशा का धरती में समाने का मन कर रहा था।
रणविजय आयशा को फिर से अपनी गोद में बैठता है। इस वक्त आयशा की पीठ रणविजय की मस्कुलर चेस्ट से टच हो रही थी। रणविजय आयशा की बॉडी पर प्यार से हाथ फ्लो करते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, इवन आफ्टर ईटिंग यू सो मच, आई वाज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। आयशा कांपती आवाज में रणविजय से बोली, प्लीज अब और नहीं। रणविजय आयशा के उभर को अपनी गिरफ्त में लेकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर रणविजय आयशा को बाथटब में लेटा देता है और आयशा के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और आयशा को किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ सुहानी के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। सुहानी का छोटा भाई भूख से तड़प रहा था। सुहानी अपने छोटे भाई को भूख से तड़पते हुए देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वही सुहानी के मामा गुस्से में दीवार पर घुसा मार कर बोले, आज हमारी ये हालत उस रणविजय अग्निहोत्री और उसके उन दोनों दोस्तों की वजह से हुई है। ना मुझे कहीं काम मिला रहा, ना तुम्हें कहीं काम मिला रहा, और आज तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। भांज कैसे भूख से तड़प रहा है। सुहानी अपने मामा से रौंदू आवाज में बोली, मामा जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी अपने छोटे भाई के पास आकर उसको अपने गले से लगाकर बोली, तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैं अभी तेरे लिए खाने का इंतजार करके आती हूँ। सुहानी तेज रफ्तार में घर से निकल जाती है। सुहानी पड़ोस के घर से अपने छोटे भाई के लिए खाना मांगती है। वो सुहानी को बचा हुआ खाना दे देते हैं और सुहानी वो खाना लाकर अपने भाई को खिला देती है। सुहानी के मामा गुस्से में दांत भींचकर खुद से बोले, मेरा भांजा जो तीनों वक्त पकवान खाता था, आज उन तीनों दोस्तों की वजह से मेरा भांजा किसके घर का बसी खाना खाने को मजबूर हुआ है, उनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही सुहानी के दिमाग में कुछ चल रहा था। सुहानी अपने भाई को सुला देती है और अपने मामा को सोने के बाद घर से बाहर चली जाती है। सुहानी अंधेरी सड़क पर चल रही थी। उसकी आंखों में गुस्से भरी हुआ था। सुहानी प्रतीक के बंगले पर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी की नजर से बचकर बंगले के अंदर घुस जाती है। वही प्रतीक अपने रूम में काउच पर बैठकर वाइन पी रहा था। तभी उसको ऐसा लगा जैसे कोई रूम में डोर से अंदर झांका रहा हो। प्रतीक दबाव पांव डोर के पास जाता है और अचानक ही डोर खोल देता है। सुहानी जो चाकू लेकर खड़ी थी वो फर्श पर गिर जाती है। प्रतीक सुहानी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कोल्ड वॉइस में बोला, तुम यहाँ। सुहानी फुर्ती से फर्श से खड़ी होती है और चाकू से प्रतीक के सीने पर वार करती है, पर प्रतीक फुर्ती दिखते हुए वहां से हटा जाता है और अगले ही पल प्रतीक सुहानी से चाकू छीन कर फेंक देता है और उसको वॉल से सट कर गुस्से में बोला, जिन्हें से मन भर गया है क्या, जो यहाँ मारने चली आई। सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरे डैड की जान ली थी, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन, आई किल यू। सुहानी के दोनों हाथों को अपने कब्जे में लेकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम्हारे बाप के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सुहानी गुस्से में बोली, मैं यहाँ से तुम्हारी जान लेकर ही जाऊंगी। प्रतीक सुहानी की सुनकर अचानक ही डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम पीदी सी लड़की मुझे जान से मारोगी। प्रतीक अपनी बात बोलकर सुहानी के होठों पर अपने होंठ रख देता है, पर सुहानी प्रतीक के लोअर लिप पर जोर से बाइट कर लेती है। प्रतीक सुहानी के होठों से दूर हो जाता है। सुहानी के हाथों पर प्रतीक की पकड़ ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर सुहानी प्रतीक से अपने हाथ छुड़वाकर पास के टेबल पर रख फ्लावर पॉट उठाकर प्रतीक के सिर पर दे मारती है और प्रतीक के सिर से खून निकलने लगता है। प्रतीक अपने सिर पर हाथ रख लेता है। सुहानी मुस्कुराते हुए प्रतीक को देखने लगती है। अगले ही पल प्रतीक सुहानी की कलाई पकड़कर खींचते हुए उसको अपने बेड पर धकेलकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुमने प्रतीक आहूजा से दुश्मनी मोल ली है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जब 49 रणविजय इंसान या शैतान। कुछ दिन गुजर गए थे। वही आसमान में सूरज चमक रहा था। सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर रणविजय के रूम में आ रही थी और बेड पर सो रही आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। आयशा कसमते हुए अपने चेहरे पर ब्लैंकेट ढक लेती है। रोली जो कब से आयशा के जागने का इंतजार कर रहा था, पर रोली आयशा को फिर से सोते देख गुस्सा हो जाता है और वो आयशा के पेट पर कूदने लगता है। आयशा आयशा नींद भरी आवाज में बोली, रोली प्लीज कूदना बंद करो, मैं जाग गई हूँ। रोली कूदना बंद कर देता है। आयशा अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटती है और बेड पर उठाकर बैठ जाती है। आयशा रोली को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करके बोली, रोली तुम आजकल बहुत शैतान हो चुकी हो, मुझे तुम्हारे शैतानियों की खबर ऑफिस से आने के बाद रोज मिलती रहती है। रोली आयशा की बात सुनकर मासूम चेहरा बनाकर कर अपनी भाषा में बोला, चू चू, मैं तो मासूम हूँ, वो सब झूठ बोलते हैं। आयशा रोली का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रोली पोली मुझे सब पता है,
तुम कितने मासूम हो। आयशा कुछ देर रोली के साथ खेलती हैं और रोली को नहाल कर धूप बालकनी बैठा दिया था। इस बीच आयशा शावर लेकर बाथरूम से बाथरोब पहना कर आती हैं और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती हैं। तभी रूम का डोर खुलता है। रणविजय रूम के अंदर एंटर करता है और आयशा को अपने बाल सूखते हुए देखता है। रणविजय आयशा के पास जाकर उसके बंदे पर किस करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम बहुत टेस्टी लग रही हो, मेरा मन तुम्हें खाने का कर रहा है। आयशा रणविजय की बात सुनकर घबरा जाती है। रणविजय अब बेकाबू हो चुका था। आयशा घबराई हुई आवाज में बोला, प्लीज रणविजय जी मुझे दूर रहिए। रणविजय आयशा को अचानक ही अपनी तरफ घूमकर उसके गाल दबाते हुए वॉइस में बोला, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी, अंडरस्टैंड। आयशा मुंह बनाकर बोली, आप मेरा सब कुछ तो छीन चुके हैं, अब क्या सुकून से रहने नहीं दोगे। आयशा की बात सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। वो और जोर से आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मेरे सामने जबान चलना कहीं मांग ना पड़े जाए। आयशा रणविजय की बात सुनकर रोने लगती है। रणविजय आयशा को रोते हुए देखाकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अपनी इन अदाओं से किसी और बेवकूफ बनाना। फिर रणविजय आयशा की गर्दन पर बाइट करने लगता है। आयशा रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। रणविजय आयशा को बेदर्दी तरीके से फर्श पर गिर देता है। आयशा फर्श पर गिरते ही चीख पड़ती है और दर्द से तड़प उठाती है। रणविजय गुस्से में ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर एक जोरदार पंच मारता है। मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो रणविजय के हाथ में भी लग जाते हैं और आयशा ये देखकर डरकर पीछे खिसक जाती है। रणविजय आयशा के पास आकर पंजों के बल बैठ जाता है और आयशा का चेहरा जो लाइन से पकड़कर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम मेरा खिलौना हो, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी। आयशा रणविजय से अपना चेहरा छोड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरा चेहरा छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रणविजय आयशा के चेहरे पर अपनी पकड़ कसकर गुस्से में बोला, तुम ऐसे नहीं मानने वाली, तो फिर ठीक है। आयशा खुद को रणविजय से छुड़वाने के लिए अपने हाथ पैर चलने लगती है। रणविजय आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर वाइल्ड किस करने लगता है। रणविजय आयशा के होठों पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा के बाथरोब के अंदर जाकर उसके पेट को सेक्सुअल तरीके से सहलाने लगता है। रणविजय के टच से आयशा के तन बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। आयशा रणविजय की पीठ पर मुक्के मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय की मजबूत पकड़ से आयशा के लिए छूट पाना मुश्किल था। कहाँ हट्टा कट्टा रणविजय, वही आयशा उसके सामने एक खरगोश के बच्चे के समान थी। रणविजय के मुंह में जब आयशा के बल का टेस्ट आता है, तब वो अपना कंट्रोल और भी लूज करके आयशा को एग्रेसिव होकर वाइल्ड किस करने लगता है। रणविजय की उंगलियां आयशा की लोअर बॉडी की ओर बढ़ रही थी। रणविजय किसी कीमत पर आयशा के होठों को छोड़ना को राजी नहीं था, पर जब वो आयशा की सांसें को उखड़ते हुए देखता है, तब कहीं जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा रणविजय की बाहों में झूल जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। रणविजय की एक वाइल्ड किस ने ही आयशा के होठों को सूज कर रखा दिया था। रणविजय आयशा को खड़ा करके पास की ही वॉल से सद देता है और आयशा के बाथरोब के नोट को खोलते हुए उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। आयशा रोते हुए रणविजय को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगती है। आयशा का ये एक्शन रणविजय को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। आयशा रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। पर रणविजय आयशा की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीधे कंधे पर किस के साथ बाइट भी करने लगता है। रणविजय की बाइट की वजह से आयशा के मुंह से आहें निकलने लगती हैं, जिससे सुनकर रणविजय और भी एक्साइटेड हो जाता है। रणविजय की गर्म सांस आयशा को बेचैन कर रही थी, उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। रणविजय एक बार फिर आयशा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और नताशा के लोअर लिप को लिक और सक करने लगता है। वही रणविजय अपने एक हाथ से आयशा के दोनों हाथ को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है। फिर रणविजय अपने दूसरा हाथ को आयशा के बाथरोब की नोट खोल देता है और आयशा के उभर को अपनी गिरफ्त में लेकर खेलने लगता है। कुछ देर बाद रणविजय आयशा को डिप किस करने लगता है। आयशा गुस्से में अपना राइट पैर जोर से आदित्य के पैर में मारती है, तो वो देखती है रणविजय को उसे की किक से कोई फर्क नहीं पड़ना। रणविजय 20 मिनट की डिप किस के बाद आयशा के होठों को फ्री कर देता है। वही आयशा एक बार फिर से रणविजय की बाहों में झूल जाती है और अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगती है। इस वक्त आयशा की आंखें बंद थी। रणविजय सेक्सुअल वॉइस में आयशा से बोला, बटरफ्लाई बाकी का रोमांस बेड पर।
आयशा रणविजय की बात सुनकर घबरा कर अपनी आंखें खोलती है। इस पहले आयशा कुछ सोच समझ पाती, उससे पहले ही रणविजय आयशा को गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है। आयशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। रणविजय आयशा के ऊपर हल्का सा झुककर उसकी चिन पकड़कर कोल्ड वॉइस बोला, बटरफ्लाई अब तुम इन सब की अदात डाल लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा के कलरबोन पर आकर किस और बाइट करने लगता है। आयशा अपने हाथ रणविजय के चेस्ट पर रख उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती है, जिस पर रणविजय का गुस्सा और भड़क जाता है और वो गुस्से में दांत भींचकर आयशा से बोला, बटरफ्लाई तुम्हारे हाथ बहुत चल रहे हैं ना, चलो मैं इनका इंतजाम कर देता हूँ। फिर रणविजय आयशा के दोनों हाथों को बाथरोब की रस्सी से कसकर बंद कर सिर के ऊपर कर देता है। आयशा रणविजय के इस टॉर्चर रोमांस से इतना डर जाती है कि वो डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। रणविजय आयशा के गालों को थपथपाते हुए उसे होश लाने की कोशिश करता है, पर आयशा होश में नहीं आती। रणविजय आयशा से दूर होकर गुस्से में उसके चेहरे के ऊपर नाइट स्टैंड पर रख पानी का पूरा भरा हुआ जग ही उड़ देता है और आयशा होश में आ जाती है। रणविजय आयशा को गुस्से से घूरते हुए बोला, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें तो मैं रात को बताऊंगा। फिर रणविजय शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। वही आयशा बेड पर बैठकर रोने लगती है। उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना तो अपने लिए नहीं की थी। जब 50 आयशा की नरकसी जिंदगी। रणविजय के ऑफिस के सामने उसकी कार रोकती है। ड्राइवर रणविजय के लिए कार का डोर खोलता है। रणविजय कार से उतरता है और अपना कोट ठीक करता है। रणविजय ने ग्रे कलर का 3 पीस कोट पहना था, जिसमें रणविजय हैंडसम लग रहा था। फिर ड्राइवर आयशा के लिए भी कार का डोर खुल जाता है। आयशा कार से उतरती है। आयशा ने व्हाइट कलर की जीन्स के साथ पर्पल कलर की चिकन की लॉन कुर्ती पहनी हुई थी और बालों का मेसी बन बना रखा था। आयशा बिना किसी मेकअप के भी अप्सरा लग रही थी और उसके ऊपर आयशा के सूजे हुए होंठ आयशा को सेक्सी लुक दे रहे थे। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एरोगेंट एटीट्यूड में चलता हुआ ऑफिस के अंदर जाता है। वही आयशा उसके पीछे पीछे चल रही थी। रणविजय को देख सब एम्प्लॉय खड़े होकर ग्रीट करते हैं। रणविजय सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला जाता है। वही रणविजय ने आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आयशा को पनिशमेंट दी थी कि वो लिफ्ट का यूज नहीं करेगी, वो सीढ़ियों से अपने कैबिन में जाएंगी। आयशा लोगों को लिफ्ट में जाते देखकर खुद से बोली, एक दिन ऐसा आएगा जब इस खड़ूस को भी कोई पनिशमेंट देगा। फिर आयशा सीढ़ियों से होते हुए अपने कैबिन के लिए निकल जाती है। वही रणविजय अपने कैबिन में पहुंचकर अपने लैपटॉप में आयशा को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देख रहा था। आयशा 2-3 फ्लोर चढ़कर ही हॉन्फ गई थी। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से आयशा को देख रहा था। रणविजय को देखकर समझ नहीं आ रहा था वो आयशा की हालत देखकर खुश हैं या फिर दुखी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वही आयशा इतना ज्यादा थक गई थी कि वो सीढ़ियों पर ही बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। तभी लिफ्ट खुलती है और रणविजय उससे बाहर निकलता है। आयशा रणविजय को देख डर कर खड़ी हो जाती है और कांपती आवाज में बोली, मैं बस थक गई थी, बस इसलिए बैठ गई थी। रणविजय आयशा के करीब आकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है और लिफ्ट से उस लेकर अपने फ्लोर पर पहुंचता है। रणविजय आयशा को अपने कैबिन में लेकर आता है और आयशा को नीचे उतारा कर उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई यू ऑक। आयशा गहरी सांस लेते हुए पानी मांगती है। रणविजय उसको अपने डिस्क से पानी का गिलास उठा कर दे देता है। आयशा पानी पीती है, तब उसको अच्छा महसूस होता है। रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रही लत को उसके कान के पीछे करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अगली बार मेरी बात मानने की गलती की तो पनिशमेंट इससे भी ज्यादा मुश्किल होगी, अंडरस्टैंड। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय अपनी चेयर पर बैठकर कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर वर्मा वाली फाइल लेकर आओ। आयशा जी बॉस बोलकर चली जाती है। वही काम करते करते कब लंच टाइम हो गया पता ही नहीं चला। आयशा लंच करने कैंटीन में जाती है क्योंकि रणविजय ज्यादातर लंच अपने दोस्तों के साथ ही करता था। आयशा कैंटीन में आती है और लंच लेकर अपनी ऑफिस की न्यू फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठ जाती है। आयशा अपनी फ्रेंड कृपा को लंच करने की जगह नोट्स बनाते हुए देखती है। आयशा अपने दूसरे फ्रेंड से पूछती है, युग में कृपा लंच करने की जगह किस चीज के लिए नोट्स बना रही है। युग लंच करते हुए बोला, अरे कृपा जॉब के साथ स्टडी भी कर रही है, कल इसका एग्जाम है, ये उसकी ही तैयारी कर रही है। आयशा कृपा की बुक को टच करके बोली, मेरा भी मन स्टडी करने का करता है। मेरे पापा का सपना था मैं एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनूं और अपने देश के लिए कुछ करूं। कृपा आयशा की बात सुनकर बोली, हाँ तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज एडमिशन ओपन है और तुम्हारी सैलरी तो लाखों में होगी। तुम तो आराम से साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर सकती हो।
आयशा कृपा की बात सुनकर अपने मन में बोली, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता, मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं होते हैं, पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। आयशा को अपनी सोच में घूम देखकर युग बोल, आयशा तुम क्या सोच रही हो। आयशा झूठी स्माइल करते हुए बोली, कुछ नहीं। कृपा अपने माथे में हाथ मारते हुए बोली, अरे यार मैं तो तुम दोनों को अपनी मम्मी के हाथों के बेसन के लड्डू देना ही भूल गई। कृपा अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्सिंग निकलती है और आयशा और युग को अपनी मम्मी के हाथों के लड्डू खिलाती हैं। लड्डू खाकर आयशा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एक और लड्डू लेकर बोली, ये मेरे रोली के लिए, वो जब तुम्हारी मम्मी के हाथों का लड्डू खाएगा तो बहुत खुश होगा। कृपा रोली का नाम सुनकर बोली, यार आयशा कभी अपने रोली को मेरे घर पर लेकर आ, या फिर मैं ही रोली से मिलने तेरे घर आ जाती हूँ। आयशा कृपा की बात सुनकर परेशान हो जाती है। आयशा कृपा से बोली, वो मैं बॉस के दूर की रिश्तेदार हूँ और मैं बॉस के घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहती हूँ और बॉस को अपने घर में किसी का आना पसंद नहीं है। मैं ही किसी दिन तुम्हारे घर पर रोली को लेकर आऊंगी। कृपा हमें सिर हिलाती है। ऑफिस में सब लोग आयशा को हमेशा रणविजय के साथ ऑफिस आते हुए और वापस जाते हुए देखते थे, तो वो आयशा से पूछते थे, वो बॉस के साथ आती जाती क्यों है। तब आयशा ने सबसे झूठ बोल दिया कि वो रणविजय की दूर की रिश्तेदार हैं। उसके मम्मी पापा के नाम रहने पर वो रणविजय के घर पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही हैं और उसकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रणविजय ने उसको अपनी कंपनी में जॉब दी है। आयशा नहीं चाहती थी किसको उनके बेनाम रिश्ते के बारे में पता चले। लंच खत्म होने के बाद आयशा अपने कैबिन में आ जाती है और काम करने लगती है। आयशा के दिमाग में लगातार अपनी स्टडी की बात चल रही थी। आयशा खुद से बोली, मैं निखिल जी से बात करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। तभी आयशा को रणविजय की बात याद आती है। रणविजय ने उससे निखिल से दूर रहने को बोला था। आयशा का मुंह उतर जाता है। आयशा सैड वॉइस में खुद से बोली, क्या मैं अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाऊंगी। आयशा सैड हो जाती है। तभी आयशा के डेस्क पर रखा फोन रिंग करता है। आयशा को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, आयशा मेरे कैबिन में ब्लैक कॉफी लेकर आओ। आयशा जी बॉस बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। आयशा खुद से बोली, मैं एक बार अपनी स्टडी के बारे में रणविजय जी से ही बात करके देती हूँ, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे। वही रणविजय अपने कैबिन में बैठा था और एक फाइल रेडी कर रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। आयशा कॉफी लेकर आती है और कॉफी रणविजय के डेस्क पर रखा देती है। रणविजय बिना आयशा को देखे कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने अच्छे से डिनर किया। आयशा हम बोलती है। फिर रणविजय आयशा से अपने शोल्डर मसाज करने के लिए बोलता है। आयशा को रणविजय से काम निकलवाना था, तो वो रणविजय की बात मानकर उसके पीछे खड़ी होकर अपने नाजुक हाथों से उसकी शोल्डर मसाज करने लगती है। रणविजय कॉफी का कप उठाकर सीप लेता है और फिर से फाइल रीड करने लगता है। आयशा धीमी आवाज में रणविजय से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रणविजय बस हम बोलता है। आयशा आगे बोलती है, रणविजय जी मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, मुझे आपसे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। आयशा की बात सुनकर रणविजय की पकड़ कप पर कस जाती है और कोल्ड वॉइस में बोला, यू डोंट नीड टू स्टडी, गो नाउ। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सिर झुकाकर रौंदू आवाज में बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे एक कामयाब साइंटिस्ट बनकर अपने पापा का सपना पूरा करना है। रणविजय आयशा को अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारे बाप ने काम कर नहीं रखा है कि मैं तुम्हारे ऊपर पैसा उड़ाऊं। रणविजय की बात आयशा के दिल पर किसी तीर की तरह लगती है और वो रोते हुए कैबिन से निकल जाती है। रणविजय आयशा को रोते हुए जाते देखकर खुद से कोल्ड वॉइस में बोला, मिस आयशा चौहान, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी तबाह करना है, आबाद नहीं। रणविजय एक मीटिंग के लिए निखिल के साथ कहीं बाहर चला गया था, तो ऑफिस की छुट्टी होने के बाद आयशा को अकेले और पैदल ही वापस रणविजय के विला जाना था। रणविजय बहुत क्रूर था, उसको आयशा पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो तो निखिल के बोलने पर आयशा को ऑफिस में एम्प्लॉय को फ्री मिलने वाली सर्व मिलने लगी थी, वरना रणविजय को तो जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था आयशा के साथ ऑफिस में क्या हो रहा है। रणविजय अपने बदले में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, जो उसको आयशा की मासूमियत दिखाई नहीं पड़ती थी। रणविजय पहले भी ऐसा कर चुका था। वो मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर चला जाता और वहीं से घर लौट जाता तो आयशा को पैदल ही 2 घंटे चलकर रणविजय के विला आना पड़ता था। आयशा किससे पैसे उधार लेना पसंद नहीं करती थी, क्यों उसको पता था वो अभी उसके पैसे लौट नहीं पाएंगी। आयशा शाम 6 बजे ऑफिस से निकल गई थी।
आयशा पैदल चल रही थी और आयशा खुश थी। उसको कुछ पल के लिए तो रणविजय से आजाद मिली। आयशा सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। आयशा जब रणविजय के विला पहुंची तो वो रणविजय को निखिल के साथ मिलकर लिविंग हॉल में ही बैठकर ड्रिंक करता देती हैं। निखिल आयशा को देखकर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी मुसीबत नहीं बढ़ना चाहता था। रणविजय कितना खतरनाक है ये निखिल को पता था। वो रणविजय का बचपन का दोस्त था। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, Why did you take so long to come home? आयशा रणविजय की बात सुनकर गुस्से में बोली, आपने जिंदगी में कभी पैदल सफर नहीं किया तो आपको पता नहीं है, पैदल आने जाने में टाइम लगता है। रणविजय आयशा का एटीट्यूड देखकर गुस्से में बोला, या फिर तुम किसी पराये मर्द को सिड्यूस रही थी ताकि वो तुम्हारी स्टडी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। रणविजय की बेहुदा बात सुनकर आयशा को बहुत हर्ट होता है और वो गुस्से में रणविजय से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री मैं आपकी तरह घटिया नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए इतना गिर जाऊं। आयशा रोते हुए रूम में चली जाती है। निखिल रणविजय को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रणविजय निखिल से गुस्से में बोला, तुम अपने घर निकलो, आज इस लड़की को इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। निखिल रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, बस तुम्हें यही आता है, अरे तुमने उससे बदलने तो लिया है, अब क्या उसकी जान लोगे। रणविजय निखिल को जब अपनी गुस्से से घूरता है तो निखिल काउच से खड़ा होकर बोला, तुम अपनी इन सब हरकतों की वजह से कमरे ही रहने वाले हो, शैतान कहीं का। निखिल रणविजय को शैतान बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वही आयशा रूम में फर्श पर घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है। रणविजय रूम में आकर गुस्से में दहाड़ते हुए आयशा से बोला, मैं घटिया हूं ना, अब तुम्हें अपना घटियापन दिखता हूं। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें जिससे हम आपको आगे के पार्ट को भी दिखा सके।